नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए मालती जोशी जी का एक बेहद प्रसिद्ध उपन्यास शोभा यात्रा। शोभा यात्रा उनके उन उपन्यासों में से एक है जिन्होंने मालती जोशी जी को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। मालती जोशी जी पाठकों के बीच अत्यंत सम्मानित कहानीकार हैं। संभवतः वे इस बात पर भरोसा करती हैं कि कहानी पाठक को आईने के सामने ला खड़ा करती है। कहानी आखिरकार जीवन से ही उपजती है और अस्तित्व के ही किसी अंश को आलोकित कर जाती है। मालती जोशी जी परम रहस्यमय जीवन का मर्म बूझते हुए अपनी कहानियों को आकार देती हैं। तो शुरू करते हैं उनका लघु उपन्यास शोभा यात्रा। माँ जी किसी आंधी की तरह कमरे में घुस आई थीं। हड़बड़ाहट में मैं उठकर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मुन्ना कहाँ है? कब से गया है? अब तक लौटा क्यों नहीं? क्या रोज इतनी रात गए लौटता है? और फिर सबसे अंत में, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? क्या इसीलिए तुम्हें ब्याह कर लाए थे? पति आधी रात तक शहर की सड़कें नापता घूम रहा है और तुम मजे से लेटी उपन्यास पढ़ रही हो। जाहिर था इनमें से किसी भी बात का उत्तर मेरे पास नहीं था, इसीलिए चुपचाप सिर झुकाकर सारी बमबारी झेलती रही। 10-15 मिनट इसी तरह गर्जन तर्जन करने के बाद वे तो वापस हो गईं, परंतु मेरी चेतना को लौटने में कुछ समय लगा और लौटती चेतना के साथ जो पहला भाव जगा वो रोष का था। मन हुआ दौड़कर जाऊं और उनका रास्ता रोककर पूछूं, ये आज ही आपको अचानक अपने लाडले की याद कैसे हो आई? वे तो रोज ही इतनी इतनी देर तक बाहर रहते हैं। जब आप ही उनका पता ठिकाना नहीं जानती तो मेरी तो औकात ही क्या है? और ये सब कह चुकने के बाद उन्हें एक बार ठीक से जता दूं कि उनका इस तरह बेधड़क कमरे में चला आना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा है। ये सिर्फ मेरे रोष का उबाल ही था जो मुझ में इतना जोश भरे दे रहा था। दूसरे ही क्षण वो ठंडा हो गया। अपना सारा आक्रोश मन ही मन पी गई मैं, क्योंकि जानती थी मांझी के सामने सिर उठाकर खड़े रहना भी मेरे लिए कठिन है, फिर कुछ कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस दबंग महिला के प्रति एक अजीब सी दहशत भर गई है मन में। नौकरों चाकरों या परिवारजनों के सामने तो वे स्नेह की प्रतिमूर्ति बनी रहती हैं, पर अकेले में जब भी सामना हुआ डांट फटकार या ताने उलाहनों के सिवा कुछ नहीं मिला। न सही माँ से, लेकिन बेटे से तो आज जंग छेड़नी ही है। कोई मोम की गुड़िया समझ लिया है मुझे कि जब चाह प्यार कर लिया, जब चाह दुत्कार दिया। रात 1:30 बजे के करीब मोटरसाइकिल की परिचित आवाज़ अहाते में गूंजी। अपने तरकश के सारे तीर भांज कर मैं हमले के लिए तैयारी बैठी थी कि माँ ने बेटे को बीच में ही लपक लिया। कहाँ थे अब तक? वे शायद इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हड़बड़ाहट में सच बोल गए। बांध पर गया था। इतनी रात बांध पर क्या कर रहे थे? डिनर था। किसने दिया था? ब्रज किशोर ने। झूठ मत बोलो, वो आज सुबह ही चाचा जी के साथ गया था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डिनर उसी की तरफ से था। तुम्हारे साथ और कौन था वहाँ? उसकी बीवी। शर्म नहीं आती ये कहते हुए? वो आदमी तो शर्म हया सब बेचकर खा गया है, बहाल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर तुम में तो कुछ अकल होनी चाहिए कि नहीं? घर में नई नवेली बहू बैठी हुई है और तुम। आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है? मांझी की बात काटते हुए इन्होंने शांत स्वर में कहा, आपको दुख किस बात का हो रहा है? मेरे बांध पर जाने का या अपने 15,000 खोने का? उसे बहाल हो जाने दीजिए, आपकी फीस आपको मिल जाएगी। आश्चर्य! इतनी कड़वी बात का मांझी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में उनकी भारी भरकम पदचाप क्रमशः गलियारे से दूर होती चली गई। दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी मैं। पीछे हटने को ही थी कि ये दरवाज़ा जोर से ठेल कर भीतर आ गए। मुझे एकदम सामने पाकर कसैली आवाज़ में बोले, आपको भी पूछना है कुछ? नहीं, वैसे अब पूछने को था ही क्या, लेकिन मुझे कुछ पूछना है। इन्होंने जलती आंखों से घूरते हुए कहा, पूछिए। अम्मा से शिकायत किसने की थी? उनकी आंखों में ही नहीं, आवाज़ में भी अंगारे थे, लेकिन उनकी आंच मुझे दहला नहीं सकी, क्योंकि वे तो सिर्फ अंगारे थे, मेरे अंतस में तो समूचा ज्वालामुखी धधक रहा था। हे ईश्वर, ये मुझे कहाँ लाकर डाल दिया? किस घर में माँ बेटे इस स्तर का वार्तालाप करते होंगे? दुनिया का कौन सा पति इतना बेशर्म होगा कि पत्नी से ही आकर लड़े कि अम्मा से शिकायत किसने की? भाभी, आपके चाचा जी आए हैं। सुनीता ने जब बताया तो मैं हर्ष और विस्मय से उसे देखती ही रह गई। नीचे चलिए ना, उसने कहा, तब जाकर मुझे होश आया। चाचा जी मुझसे मिलने मेरे कमरे तक थोड़ी आएंगे, उनसे मिलने नीचे बड़े हॉल में ही जाना होगा।
कई जोड़ी आंखों के सामने उनसे मिलना होगा, हजार पैरों के बीच बातें करनी होंगी। मिलने का आधा उत्साह तो वहीं शेष हो गया। दो जीने उतरकर सुनीता के पीछे पीछे जब बड़े हॉल में प्रवेश किया तो बचा खुचा आनंद भी जाता रहा। सामने सोफे पर बल्लू चाचा, मतलब हमारे पड़ोसी, बैठे हुए थे। मुझे देखते हुए उठ खड़े हुए और स्नेह सिक्त स्वर में बोले, कैसी हो बिटिया? उनके इस स्नेह संबोधन से ऐसा दुलार छलक पड़ रहा था कि मेरे आंसू निकल आए। बचपन में कई बार उनके कंधे पर चढ़कर कच्चे आम तोड़े हैं, उनके गले में झूलकर कई फरमाइशें की हैं। मन हुआ फिर से वही नन्ही सी वंदना बन जाऊं और ठुनक कर कहूं, चाचा जी हमें अपने साथ ले चलिए, अब हमारा मन यहाँ नहीं लगता। दूसरे ही क्षण याद आ गया कि इस किले से बाहर पैर देना इतना सरल नहीं है। बिना किसी तीज त्योहार के, बिना किसी बुलावे के अम्मा जी मुझे अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ कभी नहीं भेजेंगी। बल्लू चाचा इत्मीनान से बैठकर हॉल की सजावट का निरीक्षण कर रहे थे। मैं भी उनकी प्रशंसा भरी दृष्टि का अनुसरण कर रही थी। इतनी फुर्सत से मैं भी पहली बार ही वैभव के उस भौंडे प्रदर्शन को देख रही थी। इससे पहले जब भी यहाँ आई हूँ, प्रदर्शन की वस्तु बनकर ही आई हूँ। कई जोड़ी आंखों से बिंधी घंटों बैठी हूँ, पर कभी आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हुआ। सुनीता इस बीच चुपचाप उठकर चली गई थी। शायद समझी हो कि उसके सामने मैं ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी। घर में वही एक समझदार जीव है और संवेदनशील भी। इस तरह चुपचाप बैठना सचमुच बड़ा खराब लग रहा था। आखिर मैंने ही पूछ लिया, कब आना हुआ चाचा जी? यहीं पास वाले गांव में एक बारात में आया था। अपने रवि प्रताप सिंह के लड़के की शादी थी। यहाँ तक आया तो सोचा बिटिया से भी मिलता चलूं। घर पर तो सब ठीक है ना? एकदम मज़े में। योगेश रायपुर से बदल कर आ गए। राजेश का भी कॉलेज में एडहॉक अपॉइंटमेंट हो गया है। अच्छा, मुझे किसी ने खबर ही नहीं की। चलो अच्छा हुआ, बड़े भैया उतनी दूर रायपुर में थे तो माँ बाबूजी को बड़ी चिंता रहा करती थी। अरे अब सब अच्छा ही होने को है, देखती जाओ। मोहल्ले में अब दोनों वक्त पानी आने लगा है। गली के मोड़ पर बिजली का खंभा लग गया है। गली तो ऐसी चकाचक रहती है कि बस खुद नगर पालिका वाले आके देख जाते हैं। जानते हैं ना कि मिनिस्टर साहब के समधी हैं। किसी दिन मंत्री महोदय की निगाह पड़ गई तो सबके सब धर लिए जाएंगे, इसीलिए चौकन्ने रहते हैं। खुद कलेक्टर ने 2-3 बार फ़ोन करके पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं है। भाभी को छींक भी आ जाए तो सिविल सर्जन दौड़ा चला आता है। तुम्हारे बाबूजी के दफ्तर के बाहर मुन्नालाल धोबी ने जबरदस्ती ठेला डाल लिया था ना प्रेस का। पुलिस की एक ही डांट में सीधा हो गया, ओसारा खाली करके चलता बना। चाचा जी सुनाते चले जा रहे थे और एक एक बात मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। बिटिया, चाचा जी के स्वर की याचना ने मुझे चौंका दिया। अपनी अम्मा जी के पास जरा हमारी अर्जी भी पहुंचा दो। काहे की? वही लालपुर वाली जमीन की। 5 साल से केस अटका पड़ा है, 2 जज बदल गए तब से। आप कल वल आते तो ठीक रहता चाचा जी। चाचा जी शायद सवेरे तक लौट आए। ना बिटिया, इतने बड़े आदमी के सामने तो हमसे मुंह ही नहीं खोला जाएगा। तुम तो अम्मा जी से निवेदन कर देना। सब जानते हैं कि असली मंत्री कौन है। और फिर वे एकाएक चुप हो गए। मैंने मुड़कर देखा, सुनीता लौट आई थी और उसके पीछे चाय की ट्रे लिए जगदीश था। चाय का सरंजाम देख चाचा जी एकदम उठ खड़े हुए। नाहक परेशान होती रही आप बिट्टू रानी, पर मुझे माफ़ करना होगा। भला बिटिया के घर चाय पी सकता हूँ कभी? ना बिटिया, इस पाप में मत ढकेलो मुझे। मैं तो राजी खुशी पूछने चला आया था। बहन जी के दर्शन नहीं हो पाए, उनके चरणों में हमारा प्रणाम निवेदन कर देना। चलूँगा मैं अब। और हम दोनों के हाथ में 11-11 रुपये थमाकर बल्लू चाचा चले गए। बल्लू चाचा की छोटी सी मुलाकात मुझे एकदम पत्थर बना गई। पिछले 4 दिन और 4 रातें मैंने बड़ी ऊहा-पोह में बिताई थीं। बार बार घर लौट जाने की योजनाएं बना रही थी, पर एक भी गले से उतर नहीं सकी थी। बल्लू चाचा ने तो सारे सोच विचार पर ही पूर्ण विराम लगा दिया था। बड़े भैया 5 साल से ट्रांसफ़र के लिए परेशान थे। पलक झपकते उनका काम हो गया। छोटे भैया एमएससी के रिजल्ट के बाद एक दिन खाली नहीं बैठे। बैठे बिठाए नौकरी मिल गई। गली में बिजली लग गई। रोज़ सफाई होने लगी। मिनिस्टर के समधी होने का इतना फल तुरंत मिलता है। लगता है संसार के सारे व्रतों से यही व्रत श्रेष्ठ है। तभी न पूरा परिवार इस रिश्ते के लिए इतना उत्सुक था। मुझे तो सगाई के बाद पता चला कि श्रीमान जी बीए भी नहीं हैं। इतना रोई थी मैं उस दिन। अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थिनी मैं एक अनपढ़ के पल्ले बांध दी जाऊंगी, सोचा भी न था। हैरत तो ये थी कि बिना किसी जांच पड़ताल के इन लोगों ने बात चलाई ही कैसे। लेकिन अर्चना ने ही बतलाया कि जानबूझकर मक्खी निकली जा रही है। सुनकर आपे से बाहर हो गई थी मैं। माँ को जाने कितना उल्टा सीधा सुना डाला था। माँ लेकिन जरा भी नाराज नहीं हुई।
उल्टे प्रेम से समझाने लगीं। बेटे, पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल बीए एमए मारे मारे फिरते हैं, कोई बाबूगिरी के लिए भी नहीं पूछता। ये तो मेरी किस्मत है कि इतनी ऊंची जगह तेरा रिश्ता लग गया। हम तो अपना सब कुछ बेच भी देते तो ऐसा घर वर नहीं ढूंढ पाते। लाखों की जायदाद है, कोठी है, कार है, नौकर चाकर हैं, मिनिस्ट्री की शान है सो अलग। पर मिनिस्टर तो उसके चाचा हैं माँ। तो क्या हुआ, सब कुछ इन्हीं लोगों का तो है। उनके कोई बाल बच्चा थोड़ा ही है। बीबी भी कहते हैं पागल थी सो छोड़ रखी है। मन को कहीं से भी माँ के तर्क नहीं बांध पाए थे। फिर भी मैंने परिस्थिति से समझौता किया। एक हिंदुस्तानी लड़की और कर भी क्या सकती थी। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। गाजे बाजे के साथ आई बारात में नेता थे, मंत्री थे, अफसर थे, लखपति थे। इस भव्य बारात का स्वागत सत्कार हम लोगों के बस का तो था नहीं, पर शहर का पूरा सरकारी अमला सहायता के लिए दौड़ पड़ा था। मेरा विवाह एक पारिवारिक आयोजन न रहकर सरकारी समारोह बन गया था। दूल्हे के रूप रंग के लिए सखियां मुझे बधाई दे रही थीं और मैं खुश होने का प्रयास कर रही थी। लेकिन दोस्तों की जमात देखकर शिवजी की बारात याद आ गई। उनके भौंडे मजाक, भद्दे हाव भाव और निर्लज्ज हंसी देखकर मन खट्टा हो गया। जो व्यक्ति दिन रात इन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसका अपना मानसिक स्तर कैसा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती थी। न सही विद्या पर मनुष्य में संस्कार तो हों, और संस्कार शून्य व्यक्ति के साथ कोई भावुक मन कैसे जुड़ा रह सकता है। मेरा सोचा हुआ जरा भी गलत नहीं था। इसका पता पहली भेंट में चल गया। पत्नी संबंधी अपनी मान्यताओं को और पत्नी की सीमाओं को उन्होंने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया। वो एक कठोर सत्य था। फिर भी मुझे उनके कथ्य से इतनी शिकायत नहीं है, पर जिस भाषा में वो कहा गया वो संभ्रांत परिवारों की भाषा में नहीं था। विवाह के प्रति मन में कोई उत्साह नहीं रह गया था। फिर भी मेरे संस्कारी मन ने भाग्य के निर्णय को सिर माथे लिया था। बड़े यत्न से मन में एक मंदिर बनाया था, परंतु प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही प्रतिमा खंडित हो गई। कई बार सोचती हूँ, कोई 10 मिनट बाद भी कर ले तो इस आदमी की औकात समझ में आ जाती है। फिर बड़े भैया तो कई बार आकर मिल गए थे। बाबूजी तो एक बार आए थे। उस समय मंत्री जी के यहाँ संबंध करने की उतावली में वे लोग क्या अपना विवेक कहीं छोड़ आए थे? उन्हें भान न रहा कि अपने स्वार्थ के लिए वे वंदना नाम की एक संवेदना का गला घोंट रहे हैं। छोटी दीदी सुबह से परेशान थी। 2-4 बार ऊपर आकर अपने भैया के लिए पूछ गई थी। उनकी व्यग्रता देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि भाई बहन में जैसा प्यार था मैं जानती थी। फिर सुनीता ने बतलाया कि दरअसल दीदी भैया के लिए नहीं, जीजा जी के लिए परेशान है। दोनों सुबह से ही निकल गए हैं। ये सुनकर तो और भी विस्मय हुआ। साले बहनोई के स्नेह संबंध सर्वविदित थे। दोनों भरसक एक दूसरे के सामने नहीं पड़ते थे। जब भी सामना होता झड़प होकर ही रहती। मुझे जीजा जी पर तरस भी आता और गुस्सा भी। क्यों वो व्यक्ति इतनी लांछना और अपमान सहकर ससुराल में पड़ा हुआ है? सुना था वे एलएलबी कर रहे हैं। मैंने कभी उन्हें कॉलेज जाते नहीं देखा। दिन रात उनके कमरे में ताश की बाजी जमी रहती, यार दोस्तों का हुजूम लगा रहता और दीदी दौड़ दौड़ कर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती रहती। भाई बहन दोनों के मन में वैमनस्य की जो गांठ थी, उसके मूल में जीजा जी ही थे। इसीलिए मुझे आश्चर्य हो रहा था। मैंने पूछा, सुनीता आज ये अघट कैसे घट गया? क्या तुम्हारे भैया और जीजा जी साथ साथ कैसे हैं? भैया जीजा जी का हिसाब चुकाने गए हैं। मतलब? मेरे प्रश्न के उत्तर में सुनीता ने जो बताया वो सचमुच अद्भुत था। हुआ यूं कि जीजा जी कल अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में बैठे हुए थे। खा पी कर जैसे ही उठने को हुए, बैरे ने बिल लाकर सामने रख दिया। बस फिर क्या था, जीजा जी ने आओ न देखा ताव कसकर उसे एक थप्पड़ दिया। पल भर में सारा होटल उनके आसपास सिमट गया। कहा सुनी होते होते हाथापाई तक की नौबत आ गई। जीजा जी तो जैसे तैसे बच निकले, पर उनके 2 साथियों को मरहम पट्टी करवाने अस्पताल जाना पड़ा। आज दोनों वीर उसी अपमान का बदला चुकाने गए हुए हैं। लेकिन सुनीता, एक बात समझ में नहीं आई, झगड़े की जरूरत ही क्या थी? वेटर ने बिल ही तो दिया था, कोई अदालती नोटिस तो नहीं था। क्या बात करती हो भाभी, जानती नहीं हम इस इलाके में एक छत्र सम्राट हैं। हमसे पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। जो करेगा मुंह की खाएगा। सुनीता ने यह बात एकदम मर्दानी आवाज में ऐसे आवेश के साथ कही कि उसका अभिनय देखकर हंसी से दूरी हो गई मैं। हंसी का वो दौर थमते ही उसी लहजे में मैंने पूछा, फिर महाप्रतापी जीजा जी की दुर्दशा क्यों कर हुई श्रीमान? उनसे एक चूक हो गई थी भद्रे। कौन सी श्रीमान? चूक ये हुई कि जीजा जी गलत जगह पहुंच गए। वो दरबारी का रेस्तरां था। अव्वल तो जीजा जी को वहां जाना ही नहीं था। अगर गए भी थे तो खा पी कर चले आना था, ताव दिखाने की जरूरत नहीं थी।
इस बार सुनीता कुछ गंभीर थी, इसलिए मैंने भी गंभीर होकर पूछा, ये दरबारी कौन है? पेट्रोल डीलर है। शहर में उसके 2 होटल चलते हैं, एक रेडियो की दुकान भी है। भैया से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है, इसीलिए वे कभी उसके ठिकानों के पास भी नहीं फटकते। दूसरे पेट्रोल पंप बंद हों तो घर में बैठे रहेंगे, पर उसके पंप पर कभी नहीं जाते। जीजा जी ये सारा इतिहास जानते तो होंगे। जानते क्यों नहीं, यही तो रोना है। सुनीता से बातें करने के बाद मैं भी सोच में डूब गई। मन में अजीब अजीब आशंकाएं उठने लगीं। उनकी मंगल कामना करते हुए मैं सारी शाम दरवाजे पर ही बैठी रही, अपने इष्ट देव का जाप करते हुए। अक्सर दीदी पर आश्चर्य हो जाता है और ईर्ष्या भी। अपने नितांत अकर्मण्य पति पर कितनी श्रद्धा रखती हैं वे। दिन भर आगे पीछे दौड़ती रहेंगी। रसोई के लिए मिश्रानी काकी हैं, गोविंदी है, फिर भी वे दिन रात वहाँ खटकर जिया जी के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहेंगी। दौड़ दौड़ कर कमरे में पहुँचाया करेंगी। हफ्ते में 3-3 व्रत रखती हैं वे। एक उनकी परीक्षा में सफलता के लिए, एक उनकी मंगल की पीड़ा के लिए, एक उन्हीं की साढ़े साती को शांत करने के लिए। सोमवार, मंगलवार, शनिवार, हफ्ते में 3 दिन दीदी अपने पति के लिए निराहार रहती हैं। लगता है पति भक्ति का ये संस्कार हम लोगों को घुट्टी में ही पिला दिया जाता है, नहीं तो इनकी सुरक्षा के लिए मैं इतनी आकुल व्याकुल हो उठूंगी, इसका मुझे भी अनुमान नहीं था। दिन ढले जब उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर सही सलामत लौटते देखा तो मैंने स्वस्थ की सांस ली। कमरे में ये आकर बैठे ही थे कि सुनीता आ गई। भैया दीदी पूछ रही हैं कि चाय अभी लेंगे या ठहर कर। वे कुछ क्षण तो घूरते रहे, फिर बोले, वे जो चाय के शौकीन नीचे बैठे हैं उन्हें ही जी भर कर पिला दो, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुनीता अपना सा मुँह लेकर मुड़ी ही थी कि इन्होंने फिर आवाज़ दी, गुड्डी जरा दीदी से कहना कि अपने बबुआ को खूंटे से बांध कर रखें, लड़ने का दम तो है नहीं, सबसे उलझते फिरते हैं। और सुनीता के जाते ये मुझ पर बरस पड़े, क्या मेरे लिए चाय भी बना कर नहीं ला सकती तुम? उनके इस कर्कश स्वर से पल भर पहले मन में उपजी सारी कोमल मधुर भावनाएं बिला गईं। भारी मन से नीचे उतर कर आई तो देखा दीदी ने नाश्ते का शाही सरंजाम किया हुआ है। उनका उल्लास देखते बन रहा था। किसी होटल के कर्मचारियों से हाथापाई करके लौटे हुए पति का वे ऐसे स्वागत कर रही थी जैसे वो हल्दीघाटी का युद्ध जीत कर लौटे हों। रात के सन्नाटे में फ़ोन की घंटी बड़ी कर्कश लगी। दिन भर के कार्यकलापों से थक कर वे गहरी नींद सो रहे थे। दिन भर की मानसिक उद्वेलन के कारण मेरी नींद कोसों भाग गई थी, इसीलिए बाहर वाले छोटे कमरे में बैठकर कुछ पढ़ने का, कुछ बुनने का यत्न कर रही थी। इन्हें रोशनी से कष्ट न हो, इसलिए मैंने बीच वाला दरवाज़ा भी ठेल दिया था। देश काल से बेखबर अपने विचारों में ऐसी खोई हुई थी कि मैं फ़ोन की घंटी से बुरी तरह चौंक उठी। एक बार मन हुआ इन्हें जगा दूं। इतनी रात को फ़ोन आया है तो उन्हीं के लिए होगा, पर हिम्मत नहीं पड़ी। एक तो शाम से ही मेरा मूड उखड़ा हुआ था, उस पर सोते समय एक पैक चढ़ाकर सोए थे। ऐसे में उनकी नींद में व्यवधान डालना मुसीबत बुलाना ही था। हेलो, मैंने रिसीवर उठाते हुए हौले से कहा। कौन? भाभी जी बोल रही हैं? नमस्कारम भाभी जी। मैं चुप। अरे भाभी जी, हमसे न बनिए, हम आपको पहचान गए हैं। इतनी महीन आवाज़ उस घर में किसी की नहीं, सबके सब फटे हैं। काम क्या है बताइए, मैंने यथाशक्ति कठोर स्वर में कहा। आपके छैला बाबू क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। जग जाएं तो हमारा एक संदेशा उन तक पहुंचा दीजिएगा। कहिएगा कि 2-4 गुंडे हमने भी पाल रखे हैं, एक ठो पिस्तौल भी हमारे पास है। तड़प कर मैंने रिसीवर नीचे रख दिया, पर उसके बाद भी वो धमकी भरा स्वर कानों में गूंजता रहा। एक बार फिर इन्हें जगाने का मन हुआ, पर जब्त कर गई। क्या पता अभी ही उठकर चल दें। दिन भर इतना तनाव झेला था मैंने, अब हिम्मत नहीं थी। अगले 2-4 दिनों में ही सब कुछ सामान्य हो गया। फ़ोन की बात मेरे दिमाग से एकदम उतर गई थी कि एक दोपहर को फिर से वो घनघनाया। दिन में तो इनका घर पर रहने का सवाल ही नहीं उठता था, मुझे ही उठाना पड़ा। हेलो, मैंने कहा। नमस्कारम भाभी जी, आराम में खलल डाल रहा हूँ, माफ़ करेंगी, पर मेरी अर्जी के बारे में पूछना था। साहब बहादुर तक पहुँची है कि अभी नहीं? मैंने तिलमिलाकर फ़ोन रख दिया, पर उसके बावजूद उसकी हंसी देर तक मेरे कानों में टकराती रही। फिर तो जैसे एक क्रम ही बन गया, हर 2-4 दिन बाद एक रिंग करता। ये अक्सर घर पर नहीं होते, या क्या पता जानबूझकर ऐसा समय चुना जाता हो। उसकी आवाज़ सुनते मैं फ़ोन रख देती, पर सलामी के तौर पर कहा गया विशिष्ट अंदाज वाला नमस्कारम और उसका अनुसरण करती हुई फार्मूला फिल्मों की सी खलनायकी हंसी, इतना तो सुनना ही पड़ता है। अजीब परेशानी में घिर गई थी मैं। फ़ोन की घंटी सुनते ही मेरा मन काँप काँप उठता था। 1-2 बार तो टाल भी गई थी मैं, पर दुर्भाग्य से वो इन्हीं का फ़ोन निकला। कमरे में अपनी अनुपस्थिति की सफाई देते देते मुझे पसीना छूट गया।
आखिर एक दिन जब मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो मैंने इनसे सब कह डाला। गंभीर होकर ये कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, उसका भी इलाज हो जाएगा, डोंट वरी। उनके इस आश्वासन से मेरा डर घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। जिस दिन भी ये देर रात तक घर से बाहर रहते मन में नाना शंकाएं उठने लगता इससे तो वो फ़ोन वाला चक्कर ही ठीक था, कम से कम निरापद तो था। उस निर्जीव उपकरण की शिकायत करके मैंने क्या पाया? बेचारे की रवानगी नीचे वाले कमरे में हो गई। मेरा डर वैसा ही कायम रहा, बल्कि और भी बढ़ गया। ये रोज़ की तरह रात के 12 बजा कर लौटे थे। रोज़ की बात और थी, पर आज तो इनके पास कारण भी था। सुनीता की सहेली की शादी थी। सुनीता ही नहीं, सारा घर वहाँ आमंत्रित था। मेरे लिए तो विशेष मनोहार की थी विद्या ने। सुनीता ने भी बहुत कहा था, पर माँ जी नहीं मानी। बोली, किसी और दिन ले जाना, भीड़ भाड़ में नहीं भेजूंगी, 100 तरह के लोग आते हैं। पता नहीं किस युग में जी रहे थे ये लोग। चेकअप कराने के लिए भी मेरा अस्पताल जाना इनकी शान के खिलाफ था। कल ही डॉक्टर घर पर आकर देख गई थी। बोली, बस खुश रहा करो और सुबह शाम थोड़ा घूम लिया करो, तुम्हें तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, घर में इतना बड़ा कंपाउंड है। अब उन्हें क्या बताती कि यहाँ तो कमरे से निकलने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। जीजा जी 24 घंटे घर पर रहते हैं, इसलिए बीच वाली मंजिल मेरे लिए एक तरह से वर्जित ही है। नीचे चाचा जी के कारण हरदम एक मेला सा लगा रहता है, वहाँ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस कभी माँ जी के पास या सुनीता के पास बैठ लिया, सो भी बहुत कम। माँ जी के पास तो बिना बुलावे के कभी गई ही नहीं। सुनीता अपनी पढ़ाई में, अपनी सहेलियों में मगन रहती है। फुर्सत में रहती है तो खुद ऊपर ही चली आती है। अपने लिए बस एक छोटी सी छत है और उससे लगे ये जुड़वा कमरे। इन्हीं में रहकर खुश हो लो या उदास, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लौटकर तो सीधे भीतर चले गए। मेरे मन में कई प्रश्न फुदक रहे थे। शादी कैसी हुई, दूल्हा कैसा है, बारात में कितने लोग थे, डिनर कैसा रहा था, दहेज में क्या क्या दे रहे हैं। पर इनका मूड देखकर चुप लगा गई। नाइट सूट निकाल कर पलंग पर रख दिया और प्रतीक्षा करती रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन होगा इस समय? सुनीता तो नहीं, शायद भाई के साथ लौट आई हो, कोई ज़रूरी बात कहनी हो, शायद दीदी हो, सिम्मी को उस दिन जैसा फिटना आ गया हो कहीं, या माँ जी। उनके लिए तो समय की कोई पाबंदी ही नहीं है। मैंने बाथरूम के बंद दरवाजे की ओर एक बार देखा और फिर बाहर आकर दरवाज़ा खोल दिया। गलियारे में एक दीर्घकाय सुदर्शन युवक खड़ा था। नमस्कारम भाभी जी। मुझे लगा मैं जहाँ खड़ी हूँ वो ज़मीन एकदम भुरभुरी हो गई है। श्रीमान जी कहाँ हैं? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर पर जौहर दिखाकर आए हैं, उनसे कहिए हिम्मत हो तो सामने आकर बात करें। मैं खुद चलकर उनकी मांद में आया हूँ, उनकी तरह दुम दबाकर भागने वाला नहीं हूँ। उसकी आंखों में से ऐसी लपटें निकल रही थीं कि मैं मंत्र कीलित सी वहीं खड़ी रह गई, एकटक उसे देखते हुए। लगा कि मेरी पलक झपकते ही आदमी झपट्टा मारकर मुझे दबोच लेगा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। साहस कर मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये बीच वाले दरवाजे में आ खड़े हुए थे। मैं कुछ कहने को ही थी कि इनका हाथ उठा, एक धाए की आवाज़ हुई और वो लंबा चौड़ा व्यक्ति मेरे देखते देखते ही धराशायी हो गया। पल भर को लगा जैसे सारा संसार चक्र सहम कर थम गया था। फिर एकदम मेरी संज्ञा लौट आई। होनी अपनी संपूर्ण भयाव्यता के साथ मेरे सामने खड़ी थी। माँ जी, मैं जोर से चीखी और फिर उनके नाम की गुहार लगाती हुई वे 150 सीढ़ियाँ एक सांस में उतर गई। दरवाज़ा खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, शायद उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली थी। क्या बात है? उन्होंने कड़क कर पूछा। माँ जी, खून वहाँ ऊपर। हाफते के कारण मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। पेट पकड़कर मैं वहीं जमीन पर धम्म से बैठ गई। एक मरोड़ थी जो नीचे से उठकर सारे शरीर को व्याप गई थी। उस प्राणांतक पीड़ा को होठों में ही पी लेने के प्रयास में सारा घर मेरे सामने घूम गया था। एक अंधेरा था जो प्रतिक्षण मुझे लीलने को बढ़ा आ रहा था। उन डूबते क्षणों में भी मैंने स्पष्ट देखा कि कमरे के अंधेरे से चाचा जी की आकृति उभरी थी। अपनी सुदीर्घ देहयष्ट पर केवल तहमत लपेटे हुए माँ जी के पीछे आकर खड़े हो गए थे। आसन्न मूर्छा की अवस्था में भी मैंने आधी रात को माँ जी के कमरे में उनकी उपस्थिति को लक्ष्य किया और आश्चर्य में डूब गई। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। जागने पर अपने आप को नितांत अपरिचित चेहरों से घिरा पाया। केवल एक ही आकृति जानी पहचानी सी लग रही थी। वे शायद माँ जी थीं। माँ जी, खून! मैं चीखी पर आवाज़ गले में फंस कर रह गई। क्या कह रही हैं? कोई फुसफुसाया। ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है ना, घबरा गई हैं। नहीं, वो बात। चुप रहो। उस नीम बेहोशी की हालत में भी मैंने उस आवाज़ की कड़क को महसूस किया।
अगले ही क्षण उस आवाज़ में मिश्री घुल गई थी। देखो, तुम सीढ़ियों से गिर गई थी ना, तुम्हारे सिर में चोट आई है, सख्त आराम की ज़रूरत है, लेटी रहो। नहीं, मैंने फिर प्रतिवाद करना चाहा, पर आवाज़ ही नहीं निकली। एक पीड़ा का अंधर था जो पूरे शरीर में चक्कर काट रहा था। उसे झेलने के प्रयास में फिर मेरी संज्ञा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। 3-4 दिन तक मैं उसी अर्ध जागृत अवस्था में लेटी रही। बार बार कोई आकर कानों में मंत्र सा फूंक जाता, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम सीढ़ियों से गिर गई थीं, तुम्हें बहुत चोट आई है। मन इस बात की गवाही नहीं देता था, पर प्रतिवाद करने की शक्ति भी नहीं रही थी। चुपचाप पड़ी रहती थी मैं। 5वें दिन उस अपरिचित माहौल में एक युग युगांतर से परिचित चेहरा नजर आया। माँ अपनी सारी शक्ति लगाकर चीखी और उनसे लिपट गई। पता नहीं कितने दिनों से संचित आंसू बांध तोड़कर बह निकले। माँ बाबूजी अस्पताल में ही 2-3 दिन रहे, वहीं से मैं विदा हुई। गाड़ी जैसे ही चलने को हुई, माँ जी एकदम माँ के पास आईं और बोलीं, देखिए, इसे ज़बरदस्त शौक लगा है, एक तो गिरने का, दूसरे बच्चा भी नहीं रहा, इसलिए इस प्रसंग को घर में ना ही चलाएं तो अच्छा है, और लोगों को भी मना कर दें। ये पहला अवसर था जब किसी ने मेरे अजात शिशु के दुखद अवसान की चर्चा मेरे सामने इतना खुलकर की थी, वो भी इस हिदायत के साथ कि मेरे सामने चर्चा न चलाई जाए। माँ ने घबराकर कनखियों से मेरी ओर देखा, पर मैं शांत भाव से सुनीता से बात करती रही। मन का आकाश क्षण भर के लिए अवसाद से घिर भी गया था, लेकिन मैंने किसी को इसका संकेत नहीं दिया। एक नन्हा खिलौना हाथ में आने से पहले गिरकर टूट गया। इस दुर्घटना को मैंने भाग्य का लेख मानकर स्थित प्रज्ञता से स्वीकार कर लिया था। मेरे दुख की जड़ें इससे बहुत गहरी थीं, पर देखने वाले जो समझ रहे थे उनके लिए वही सत्य था। माँ की आंख बचाकर कई बार दादी मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरा सिर अपने गोद में रखकर समझाने लगती, बेटे, दाता जो देता है वे सभी फल अपने थोड़े ही होते हैं। जो अपनी झोली में बच जाए बस उन्हीं पर हमारा हक होता है। मुझे देख, कच्चे पक्के कुल मिलाकर दादी बेचारी अपना लेखा जोखा पूरा नहीं कर पाती और माँ को भनक पड़ जाती। दौड़ी दौड़ी आती और कोई दूसरा प्रसंग छेड़कर दादी की कांपती मरियल आवाज़ को वहीं दबा देती। मुझे इतनी हंसी आती। दोनों अपनी ममता की मारी हैं बेचारी, अपने अपने ढंग से मेरा दुख हल्का करना चाहती हैं, और वही क्यों, पूरा घर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। भाभियाँ बिछी जाती थीं, एक एक शब्द झेलती थीं, बहनें दिन भर तीमारदारी में लगी रहतीं, भाई लोग फल फूल और दवाइयों से कमरा भर देते। अपने काम से जरा सी फुर्सत पाते ही बाबूजी मेरे पास आ बैठते, दुनिया जहान की बातें करके मेरा मन बहलाते। ठीक होने में मुझे पूरे 2 महीने लगे। फुर्सत में आदमी बहुत गहरे तक देख लेता है। मैंने भी लक्ष्य किया कि बल्लू चाचा गलत नहीं कहते थे, घर का नक्शा सचमुच बदल गया है। बाबूजी वैसे भी अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति थे, पर मेरी शादी के बाद उनकी प्रतिष्ठा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने एक बात और भी महसूस की। सारी सास संभाल और लाड़ दुलार के बावजूद सबके मन में मुझे लेकर एक बेचैनी सी व्याप्त है। 2 महीने मैं बिस्तर से लगी रही, पर मुझे देखने घर से कोई नहीं आया। सुनीता की ही 2-4 उखड़ी उखड़ी चिट्ठियां आई थीं, पर जिनके पत्र की प्रतीक्षा थी वो नहीं आया। जब तक बीमार रही तब तक तो चलता रहा, पर ठीक होने के बाद समस्या सचमुच गंभीर हो गई। 2-2.5 महीने मुझे यहाँ रहते हो गए थे, पर घर से अब तक कोई बुलावा नहीं आया था। बिना बुलावे के लौटने की राह नहीं बन रही थी। जाने के लिए मैं बहुत उत्सुक नहीं थी, पर सबकी आंखों में झलकता संशय सोचने के लिए मजबूर कर देता था। फिर धीरे धीरे मैंने घर के रूटीन में अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। सुबह शाम भाभी के साथ चौके में थोड़ा काम करा दिया, दोपहर में माँ के ब्लाउज में बटन टाक दिए, दादी को रामायण सुना दी, शाम को बाबूजी को चाय नाश्ता करा दिया, रात प्रमोद विनोद को होमवर्क करवा दिया या रोली को कहानी सुना दी। दिन निरानंद ही सही बीत चले थे। सुबह की चाय अपने पूरे ताम झाम के साथ चल रही थी। 24 घंटों में यही समय होता था जब घर के सब लोग एक साथ बैठ पाते थे। इसीलिए लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल सुबह को ठसाठस भरी होती थी। बच्चों के लिए अलग से स्टूल आदि का इंतजाम करना पड़ता था। सबके साथ खा पी कर सब लोग प्रसन्न मन से अपने अपने काम पर निकल जाते। बाबूजी का तो कहना था कि सुबह सवेरे अपने बच्चों के साथ आधा घंटा हंस बोल लेता हूँ तो दिन भर मेरी बैटरी चार्ज रहती है। बाबूलाल अखबार ले आया और सबके सब उस पर झपट पड़े। रोज ही ये धमा चौकड़ी मचती थी। अंग्रेजी का अखबार तो सीधे बाबूजी के पास चला जाता था। हिंदी वाले अखबार को लेकर खूब खींचतान होती। उसके सारे पेज अलग करके बांट लिए जाते। फिर भी कहीं 2-2 सिर एक साथ खुसे रहते। कहीं कोई आगे से पढ़ता तो कोई पीछे से। पत्रिकाएं आती
तो अल्पना और भाभी उन्हें सबसे पहले लपक लेती। माँ अक्सर डांट लगाती रहती, पर उसमें कोई दम नहीं होता। उनकी शक्ल से साफ जाहिर होता कि उन्हें यह हड़बौंग बहुत प्यारी लग रही है। उनकी खुशहाल गृहस्थी का बिगुल था वो। एक हाथ में चाय का कप थामे सब लोग अपने अपने हिस्से का पेज पढ़ रहे थे कि बड़े भैया एकदम बोले, बाबूजी ये पढ़ा आपने? दरबारी लाल हत्याकांड का अभियुक्त राम सजीवन काछी अपने घर में मृत पाया गया। वो अभी कुछ दिन पहले ही तो जमानत पर छूटा था। क्या हुआ दीदी? भैया की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि अर्चना चिल्लाई। कुछ नहीं रे, चाय छलक गई थी, अभी साफ करके आती हूँ, नहीं तो दाग नहीं छूटेगा, मैंने उठते हुए कहा और चाय से सनी साड़ी की पटलियां हाथ में थाम कर बाहर निकल गई। जाते जाते मैंने सुना माँ डांट रही थी, सुबह सवेरे कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकते तुम लोग, वही मरने मारने की बातें, जब देखो तब। तेरे अखबार वालों को भी और कुछ नहीं मिलता? किसी तरह साड़ी पर पानी डाला मैंने और वहीं पिछले बरामदे की सीढ़ियों पर ही पसर कर बैठ गई। शरीर की सारी ताकत जैसे किसी ने एकदम सोख ली थी। उठकर कमरे तक जाने का हौसला न रहा। चाय तो दरबारी का नाम सुनते ही छलक गई थी। बड़े यत्न से विस्मृत किया हुआ वो प्रसंग आंखों के सामने घूम गया था। वो दीर्घकाय आकृति, वो सुदर्शन चेहरा, खलनायकी हंसी, खास ढंग से कहा गया नमोस्कारम, वो रौबीली आवाज़ और फिर कटे वृक्ष की तरह एकदम ढह जाना। क्षण भर में वो सब किसी चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गया था। लेकिन उसके बाद क्या कहा था भैया ने? किसका नाम लिया था? राम सजीवन यानी कक्का। लेकिन उस दिन तो बेचारे घर पर भी नहीं थे, दीदी लोगों के साथ शादी वाले घर में गए हुए थे। जीजा जी उस दिन कानपुर एक दोस्त की शादी में गए थे। इन्होंने साफ कह दिया था कि वे शादी में तो जाएंगे लेकिन किसी को लाने ले जाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसीलिए फिर कक्का को साथ जाना पड़ा। वैसे चाचा जी वहीं थे उस समय, इसलिए गाड़ी भी थी, पर लड़कियों के मामले में माँ जी किसी पर भरोसा नहीं करती थीं। सिर्फ कक्का ही उनके विश्वस्त थे। बेचारे 20 साल से ड्योढ़ी पर थे। अक्सर अपनी खिड़की से मैं देखती रहती, सफ़ेद झक धोती, सफ़ेद कुर्ता, कलफ लगा साफा, कमर में लाल कमरबंद जिसके पीतल के बटन दूर से झिलमिलाते, कंधे पर झूलती रहती वो बंदूक। नुकीली मूछों के साथ कक्का किसी राजपूत सामंत से कम नहीं लगते। यहाँ बैठी क्या कर रही है बिन्नू? माँ घबराई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। कुछ नहीं माँ, साड़ी सुखा रही थी। अरे वाह, क्या यही एक साड़ी रह गई है पहनने को? गीले कपड़े पहनकर बीमार पड़ना है क्या? चल उठ। सच बताऊँ माँ, कक्का की खबर सुनकर मन कैसा हो गया है। सो तो होगा ही रे। माँ खुद ही मेरे पास आकर बैठ गई, बोली, इतने इतने दिन हो जाते हैं तो नौकर नौकर थोड़ी रहते हैं, घर के आदमी हो जाते हैं। और उस बेचारे ने तो घर के बड़े बुजुर्गों सा ही काम किया, नहीं तो लड़की बच पाती भला? क्या हुआ था माँ? ठीक से याद नहीं आ रहा। तुझे याद कहाँ से होगा, तू तो अस्पताल में थी ना। घर के सभी लोग तेरे साथ अस्पताल में थे। सुनीता अकेली थी घर पर दीदी के बच्चों के साथ। उस दिन तो वे सब शादी में गई थी। गई तो थी, पर तेरी तबीयत खराब होते ही माँ जी ने फ़ोन करके सबको बुलवा लिया था। कुंवर जी तो पहले ही आ गए थे मोटरसाइकिल पर, लड़कियां बाद में आईं। सब लोग चले गए थे, सुनीता अकेली कमरे में थी। यह भला आदमी पता नहीं कहीं से टपक पड़ा। उस दिन कुंवर जी उसके भाई के साथ मारपीट करके आए थे, इसलिए बदला लेने आया था। भाई तो मिला नहीं, बहन हाथ आ गई। उसकी चीख सुनकर राम सजीवन दौड़कर ना आया होता तो अनर्थ हो गया होता। जानती है, तेरी सास ने फौरन 1000 रुपये निकाल कर उसे दिए थे। बोली, पुलिस की नज़रों में वो हत्यारा हो सकता है, हमारे लिए देवता है, उसने घर की इज्जत बचाई है। घर की इज्जत तो सचमुच बचा ली थी कक्का ने, पर कैसे, ये बात माँ कभी जान ना पाएंगी। और ऐसा त्यागी वीर पुरुष अपने घर में मृत पाया गया, क्यों? अखबार ने लिखा है मृत के कारणों का पता नहीं चल सका। इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। क्यों? दिन भर मेरा मन इसी उधेड़बुन में खोया रहा। शाम को बाबूजी का समय होते ही मैं किचन में चली आई। मैं किसी को भी ये आभास नहीं होने देना चाहती थी कि मैं परेशान हूँ या अनमयस्क हूँ। वंदू बेटे, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। मुझे देखते ही बाबूजी ने कहा। क्या लाए हैं? मैंने भरसक हुलसते हुए पूछा। फ्रीडम एट मिडनाइट, बहुत दिनों से कह रही थी ना, आज बार रूम में एक के पास देखी तो उठा लाया। किताब को हाथ में लेकर उलट पुलट करती रही मैं। कब से उत्सुक थी इसके लिए। इस छोटे से कस्बे के बार रूम से बाबूजी वो दुर्लभ पुस्तक मेरे लिए खोज लाए थे, पर मन में कोई उत्साह ही शेष नहीं रह गया था। बाबूजी के इस कमरे में पुस्तकें ही पुस्तकें थीं, चमकीली जिल्दों वाली, करीने से लगी हुई, जमीन से लगाकर छत तक किताबें ही किताबें।
उनकी मेज पर भी एक साथ 15-20 किताबें गिनी जा सकती थीं। मुझे लगा जैसे बाबूजी ने मुझे बहलाने के लिए किताबों के समुद्र में से एक उठाकर मुझे पकड़ा दी हो। उनके लिए चाय डालते हुए मैंने कहा, हत्या के अभियुक्त की कोई हत्या कर दे तो उसे क्या कहेंगे? मैं उसे बदले की कार्रवाई कहूँगा। मैं तो इसे निरा पागलपन कहूँगी। वो बेचारा तो खुद ही कटघरे में खड़ा है, अपनी सज़ा की प्रतीक्षा कर रहा है। फांसी, उम्र कैद, जो भी हो, कोई ज़रूरी थोड़े ही है, छूट भी तो सकता है। कैसे? बेटे, अदालत में जो साबित हो जाता है वही जुर्म है, नहीं तो सिर्फ घटना है, चाहे दुर्घटना कह लो। कोई और कारण बतला सकते हैं? किसका? वही हत्या का। शायद किसी को उसके मुंह खोलने का डर हो, शायद इसका सच बोलना इतना निरापद ना हो। बाबूजी, हाँ बेटे, आपने हम लोगों को हमेशा सच बोलने की शिक्षा दी है, ठीक है ना? वो तो बचपन की बात थी। आज अगर पूछोगी तो कहूँगा कि सच वही है जो सिद्ध हो सकता है। अगर सिद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है तो झूठ को शह देनी पड़ेगी। अगर झूठ बोलने का साहस भी नहीं है तो चुप तो रहा ही जा सकता है। ये आप एक वकील की हैसियत से कह रहे हैं? नहीं, एक बाप की हैसियत से। मैंने चौंक कर बाबूजी की ओर देखा। वे मेज पर झुके हुए थे और सामने रखे कागज पर बेमतलब लकीरें खींच रहे थे। बाबूजी, मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कितना जानते हैं बाबूजी? मैं कुछ नहीं जानता बेटे, लेकिन समझता बहुत कुछ हूँ। वंदना, पिछले 35 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि झूठ को सच कैसे किया जाता है, गवाह कैसे तोड़े जाते हैं, प्रमाण नष्ट कैसे किए जाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लिखवाई जाती है, अदालतों से न्याय कैसे खरीदा जाता है, इस नाटक में रुपए का रोल कितना है, राजनीति का कितना, सब समझता हूँ। इसीलिए कहता हूँ चुप रहना ही श्रेयस्कर है। लेकिन मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी बाबूजी? तुम्हें इससे भी बड़ा झूठ बर्दाश्त करना है बेटे। बाबूजी कुछ देर तक मेरी ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, उस बार तुम्हें लेने गया था तो शहर में इस हत्याकांड की चर्चा गर्म थी। मैंने मनोज से कहा कि सुनीता का नाम इस तरह बीच में नहीं आता तो ठीक रहता, बेकार की बदनामी होगी। तो जानती हो क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि बदनामी तो होनी ही थी, चाहे बीबी की होती या बहन की। क्या? मैं विस्फारित नेत्रों से बाबूजी को देखती रह गई। बाबूजी शांत स्वर में बोले, मनोज ने बताया कि तुम्हारे पास रोज दरबारी का फोन आता था। उस रात भी वो तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे तक गया था। ओह नो! सिर से पांव तक सिहर उठी, मैं सुलग उठी। मन हुआ दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर भाग जाऊं यहाँ से। इस घिनौनी बात को सुनने के बाद उनके सामने एक पल भी बैठना कठिन था। जानता हूँ बेटे कि ये झूठ है, इसने सिक्त स्वर में वे बोले। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। शायद तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए उन्होंने ये बहाना गढ़ा हो। शायद तुम्हारा सच बोलना उनके लिए निरापद ना हो। बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था बेटे, उस दिन तुम अपने आप गिरी थी या किसी ने तुम्हें ऊपर से धक्का दे दिया था? बाबूजी द्वारा व्यक्त उस संभावना में इतनी सर्दी में भी मुझे पसीना छूट गया। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं अपनी बात साबित नहीं कर सकती बाबूजी, पर आपको विश्वास करना होगा। उस दिन मैं गिरी नहीं थी, न सीढ़ियों से और न और कहीं से। किसी तरह विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा था, फिर किए बिना चारा भी तो नहीं था। रात फोन पर ही सूचना मिल गई थी, पर मन ने उसे झुठला दिया था। सुबह रेडियो से अखबार, लाउड स्पीकर्स सब उस दारुण समाचार की पुष्टि कर रहे थे। बाजार बंद हो गए थे, स्कूल में छुट्टी हो गई थी, घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। अनिच्छा से ही सही, पर अंततः उस कठोर सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा कि चाचा जी अब नहीं रहे। समाचार इतना अप्रत्याशित था कि सबका स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक ही था। पल भर को मैं भी एकदम जड़ हो गई थी। फिर जो मुझे रुलाई छूटी तो उस आवेग में मैंने घर भर को समेट लिया। रात भर माँ और भाभी मेरे पास बैठी मुझे दिलासा देती रहीं। भैया लोग उनकी गुणगाथा कहते रहे। उनकी बातों का सूत्र पकड़कर चाचा जी की कितनी ही यादें चलचित्र की भांति मन के पर्दे पर घूम गईं। पहली बार जब उन्हें देखा था, शायद कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। वे मुख्य अतिथि थे। छात्रा प्रतिनिधि के रूप में स्वागत मैंने ही किया था। उस समय उन्हें बहुत पास से देखने का अवसर मिला। सफ़ेद चूड़ीदार पायजामा, रेशमी अचकन, सफ़ेद टोपी, रौबदार व्यक्तित्व, गहरे देखती आंखें, लुभावनी हंसी, स्वागत भाषण पढ़ते हुए सचमुच मेरा मन गदगद हो उठा था। 4-5 दिन बाद पता चला मैंने भी उन्हें कम प्रभावित नहीं किया था।
उन दिनों वे अपने पितृहीन भतीजे के लिए सुयोग कन्या की तलाश में थे। मुझे उन्होंने समारोह में देखा, सुना और परख लिया। प्रिंसिपल स्वयं उनका प्रस्ताव लेकर बाबूजी के पास आए थे। मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गई थी। उसके बाद उन्हें तब देखा जब मेरी ओली भरने घर आए थे। उस समय ठेठ पंडिताऊ वेशभूषा में थे, फिर भी अपने सौम्य और भव्य व्यक्तित्व के कारण सब रिश्तेदारों में अलग लग रहे थे। मेरे विवाह का आयोजन तो बड़े ही भव्य पैमाने पर हुआ था। उस तामझाम को संभालना बाबूजी के बस की बात नहीं थी। वो तो चाचा जी का सौजन्य था, शालीनता थी, जो सब कुछ ठीक से निप गया। दान दहेज, खान पान, मान सम्मान, रीति रिवाज, किसी भी बात को लेकर चकचक न उन्होंने की न होने दी। ऐसे समझदार समधी के लिए बाबूजी को सबने बधाई दी थी। घर पर होते तो उनकी महानता का एक और पहलू नजर आता। जब भी वे अपने शहर में होते, बंगले पर दरबार लगा रहता। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आते। सफ़ेद बुर्राक धोती कुर्ता पहने चाचा जी आराम कुर्सी पर लेटे रहते और ध्यान से सबका दुख दर्द सुनते। उन्हें कभी ऊबते, खींचते या चीखते नहीं देखा। इससे अलग भी उनका एक रूप था। कई बार उड़ते उड़ते कानों में भनक पड़ी थी, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। पर उस रात अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। माँ जी के कमरे के नीम अंधेरे से उभरती उनकी उस आकृति को शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। बाबूजी अपने एक मित्र को विदेश यात्रा के लिए विदा करने बंबई गए थे। समाचार सुनते ही दौड़े चले आए। मुझे वहां देखते ही माँ पर बरस पड़े। इतनी भी अकल नहीं आई तुम्हें कि लड़कों के साथ इसे भेज देती? वो तो अच्छा हुआ जो मैं घर चला आया। अगर सीधे वहीं पहुंच गया होता तो कितनी फजीहत होती। माँ चुप करके रह गईं। कैसे बताती कि उन्होंने तो दबी जबान से 2-4 बार कहा भी था, पर मैं ही अनसुनी कर गई थी। पर बाबूजी को चैन कहाँ। मुश्किल से घंटे 2 घंटे विश्राम किया होगा और मेरे कमरे में आ गए। बिटिया तैयारी कर लो, हमें चलना होगा। बाबूजी, क्या सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझे वहाँ जाने के लिए कह सकते हैं? मैंने इसीलिए अब तक पहल नहीं की थी बेटे। मैं सोचने के लिए बहुत समय चाहता था, पर ईश्वर ने जरा भी मोहलत नहीं दी। अब अगर इस प्रसंग पर वहाँ नहीं जाओगी तो शायद फिर कभी नहीं जा पाओगी। नहीं जाऊंगी, क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है बेटे, बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं जाओगी तो एक तरह से मनोज के आरोपों का समर्थन ही करोगी। दूसरे, कहिए ना, चुप क्यों हो गए आप? यहाँ रहूंगी तो सब पर भार बन जाऊंगी ना, यही? नहीं बंधु, ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य तो दी है कि तुम्हारे जीवन भर के खाने पहनने का प्रबंध कर सकता हूँ। लेकिन बेटी, अगर तुम अपने घर नहीं जाओगी तो अर्चना अल्पना भी कभी ससुराल का मुंह नहीं देख पाएंगी। जहाँ भी बात चलेगी तुम्हारा प्रसंग उठे बिना नहीं रहेगा। उनकी शादी से मेरा क्या संबंध है बाबूजी? है, बहुत गहरा है। वंदना, बहुत कायर हैं हम और हमारी कौम। उचित अनुचित किसी तरह का विद्रोह हम नहीं सह सकते। तो फिर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते क्यों हैं? पढ़ाते हैं तो फिर किसी वज्र मूर्ख के साथ उसे ब्याहते क्यों हैं? मैंने तिलमिलाकर पूछा। बाबूजी कुछ देर तक मेरा तमतमाया चेहरा देखते रहे, फिर धीरे से बोले, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी और इसके लिए मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। बेटे, हर बाप अपनी बेटी को राजरानी बनिए देखना चाहता है। इतने संपन्न घराने से तुम्हारा रिश्ता आया तो मैं मना नहीं कर सका। रही शिक्षा की बात, तो मैं जानता हूँ लक्ष्मी और सरस्वती का कभी मेल नहीं होता। 2 भाइयों के बीच एक ही लड़का था। लाड़ दुलार में थोड़ा भटक जाना स्वाभाविक है। फिर डिग्री ही ज्ञान का मापदंड थोड़े ही है। जानता था कि लड़का बहुत ज़्यादा सुशिक्षित नहीं है, पर सुसंस्कृत भी नहीं है, ये पता नहीं था। मैं तो बस चाचा जी के व्यवहार पर मुग्ध हो गया था, पर उनके संस्कारों का एक शतांश भी घर में नहीं होगा, ये क्या मालूम था। बाबूजी, इन नेताओं का सौजन्य और इनकी शालीनता भी शायद इमेज बिल्डिंग का ही एक भाग होता है, बस, मैंने कसैले स्वर में कहा। होता होगा बेटे, वो व्यक्ति अब स्वर्गीय है, इसे मत भूलो। 150 किलोमीटर का लंबा सफ़र। जहूर और बड़े भैया अदल बदल कर गाड़ी चला रहे थे। पिछली सीट पर मैं और बाबूजी निशब्द बैठे थे। घर जैसे जैसे पास आता जा रहा था, मैं एक गहरे अवसाद में डूबती चली जा रही थी। मंजिल अब केवल 20-30 किलोमीटर ही रह गई थी, तो बड़े भैया ने गाड़ी रोक ली और पीछे मुड़कर कहा, बाबूजी, आप कहें तो आपके लिए एक आध कप चाय बनवा लूँ, क्योंकि वहाँ तो। हाँ हाँ बेटे, ज़रूर ज़रूर, बाबूजी तपाक से बोले। उन्हें भान हो गया था कि बाकी लोग बहुत बोर हो रहे हैं। बड़े भैया जैसे आदेश की प्रतीक्षा में ही थे। फटाक से दरवाज़ा बंद किया और जहूर के साथ सामने वाली दुकान में चले गए। वंदना, मैंने चौंक कर देखा। बाबूजी ने मुझे आवाज़ दी थी, पर कहाँ से? एक बात याद रखनी होगी बेटे, फिर किसी गहरे कुएं से आवाज़ आई। क्या? मैंने पूछा।
उस रात तुम सीढ़ियों से ही गिरी थी, और उसके बाद क्या हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं। मैं विस्फारित नेत्रों से उन्हें देखती रह गई, पर वे खिड़की के उस पार जाने क्या देख रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने सोचा था घर एकदम सुनसान होगा, इस समय वहाँ बाहर वाला कोई ना होगा। यही सोचकर बाबूजी ने सुबह चलने का निर्णय लिया था, पर वहाँ वैसी ही भीड़ भाड़ थी। क्षण भर को यही लगा कि वहाँ उतने लोगों के बीच चाचा जी ही बैठे हों जैसे, पर वे मांझी थीं। बरामदे में एक तखत पर वे विराजमान थीं, और उन्हें घेर कर जाजम पर पता नहीं कौन कौन बैठे थे। मुझे आगे करके बाबूजी ने जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखा, वे वहीं से दहाड़ी, वाह पंडित जी, खूब सगुन लेकर आई थी आपकी बिटिया, घर भर को अनाथ कर दिया। और उसके बाद माँ जी फुक्का फाड़ कर रो उठी। उनके साथ और कितनी ही सिसकियाँ जुड़ गई थीं। रुलाई तो मुझे भी आ गई थी, पर बाबूजी के लिए थी। आज इतने सारे लोगों के सामने उन्हें अपमानित किया गया, सिर्फ इसलिए कि ये बेटी के बाप हैं। कोई धीरे से मुझे सहारा देकर भीतर लिवा गया। वो सुनीता थी। ठेठ अपने कमरे में ले गई मुझे। कमरे का निपट एकांत पाते ही हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोईं। बहुत देर बाद शोक का आवेग कुछ थमा तो उसने उठकर मेरा मुंह धुलवाया। पता नहीं कहाँ से अदरक की गर्मा गर्म चाय लाकर मुझे पिलाई। फिर मेरे गले में बाहें डालकर बोली, भाभी तुम नहीं थी तो घर में तनिक भी दिल नहीं लगता था, जैसे सारी रौनक अपने साथ समेट कर ले गई थी तुम। अब भी देखो ना, मेहमानों से घर भरा हुआ है, पर फिर भी कितना सूना लग रहा था। तुम आ गई हो तो सचमुच बड़ा अच्छा लग रहा है। सुनीता, मैंने उसकी चिबुक उठाकर कहा, तुम्हारी इसी एक बात पर मैं जिंदगी भर तुम्हारा आंगन बुहारती रहूंगी। नहीं तो आज सचमुच ऐसा मन हो रहा था कि बाबूजी के साथ उल्टे पैरों लौट जाऊं। इतने सारे लोगों के सामने मेरे बाबूजी का आज ऐसा अपमान हुआ है। और फिर मेरी तो हिचकी बन गई। भाभी, सुनीता ने मुझे सहलाते हुए कहा, अम्मा कुछ भी कहती रहें, पर वे जानती हैं चाचा जी अपनी मौत नहीं मरे। वे क्या, सभी जानते हैं कि किसी की चिंता उन्हें खा गई। किसी के गले में झूलता फांसी का फंदा उनकी मृत्यु का बहाना बन गया। गुड्डी, एक कड़कती आवाज़ ने हम दोनों को बुरी तरह चौंका दिया। मैंने सहम कर सिर उठाया तो लगा जैसे मांझी उम्र की कई सीढ़ियां एक साथ उतरकर दरवाजे में आकर खड़ी हों। बातें करते समय जरा होश ठिकाने रखा करो। जानती हो 10 तरह के आदमी हैं इस समय घर में। यही वक्त रह गया है बातें करने का। अंगारों सी दिप दिप करती आंखों की तरफ मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। डांट डपट कर वे चली गईं। फिर उसके बाद भी बड़ी देर तक मैं हतबुद्धि सी उस ओर देखती रही। बड़ी दीदी हैं, सुनीता ने बताया। कब आई? कल रात को। सुनकर थोड़ी शर्म सी आई। वे इतनी दूर कुवैत से आकर भी मुझसे पहले पहुंच गईं, और मैं सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थी, फिर भी आज पहुंच रही हूँ। थोड़ी हैरत भी हुई। इकलौते भाई की शादी में भी आना टाल गई थी दीदी, पर चाचा की मृत्यु पर किस तत्परता से आ पहुंची हैं। इस तत्परता का मर्म जानते देर न लगी। आई थी उसी दिन से उन्होंने माँ को भाई को कुरेदना शुरू कर दिया था। वे बार बार याद दिला रही थी, वसीयत वगैरह का कुछ चक्कर हो तो जल्दी निपटा लो। तेरही के बाद फिर मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी। इतनी दूर आई हूँ तो 2-4 दिन ससुराल में भी रहना होगा। सुनते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर चाचा जी ने सबकी आशाओं पर तुषारापात कर दिया। पता नहीं लोगों ने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थीं, पर सबके चेहरे लटक गए। इलाहाबाद से उनका अटॉर्नी आया था। बड़े हॉल में सबको एकत्र करके वहाँ लंबा चौड़ा वक्तव्य सुनाया गया। सबसे पहले उल्लेख था शहर में स्थित पुश्तैनी मकान का। इसमें 3 दुकानें और 2 किराएदार थे। ये मकान इनके नाम कर दिया गया था। वैसे भी होता ही शहर से दूर बनी ये आलीशान कोठी मांझी के नाम थी, साथ ही 10,000 की रकम भी। दोनों बड़ी लड़कियों को और बहू को, अर्थात मुझे 5-5 हज़ार रुपये मिलने थे। सुनीता के नाम 20,000 फिक्स डिपॉजिट में थे, जिससे उसकी शादी के समय ही हाथ लगाया जा सकता था। चाचा जी नौकरों चाकरों को भी नहीं भूले थे, सभी को कुछ ना कुछ दे गए थे। बहू को, राम सजीवन कक्का की पत्नी को तो बैंक से 100 रुपये महीने की पेंशन बांध गए थे। आउट हाउस की उनकी कोठरी भी उसके नाम कर दी गई थी। शेष सारी चल अचल संपत्ति जो चाचा जी की स्व अर्जित थी, उनकी पत्नी को दी गई थी। चाची जी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकार उनके भाई के बेटों को दिया गया था। एक अजीब से माहौल में दम साधे सब लोग सुन रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया सबकी भिन्न भिन्न थी। अपने भाग्य का निर्णय सुनते ही दीदी एकदम उठ खड़ी हुई और तमक कर बाहर निकल गईं। जीजा जी भी उनके पीछे पीछे खिसक लिए। छोटी दीदी उसी तरह सिर झुकाकर बैठी रहीं।
मांझी का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद और सख्त पड़ गया था। इनके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। एक बार तो ऐसा तमतमा उठता कि डर होता कहीं कुछ कर न बैठे। अनपढ़ सेवक वर्ग को कानूनी भाषा जरा भी पल्ले नहीं पड़ी थी, पर बाद में जब उन्हें बताया गया तो सब लोग स्वर्गवासी मालिक को दुआ देते हुए गए। बहू तो एकदम फुक्का फाड़ कर रो उठी। उनका करुण विलाप सुना नहीं जा रहा था। पता नहीं वो अपने स्वर्गीय स्वामी की सहृदयता के प्रति कृतज्ञता थी या दिवंगत पति के बिछोह की पीड़ा। बड़ी दीदी ने बाद में भी तूफान मचाया। बोली, इतना रुपया तो मैं हर महीने नौकरों में बांट देती हूँ। अच्छी किरकिरी की है मेरी। ससुराल में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि जिसके पास इतना सब कुछ है उसे इतनी लालसा क्यों। चाचा जी ने जो दिया उसे आशीर्वाद समझ कर रख लेती। उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने का क्या तुक था। सुनीता ने तो कहा, दीदी मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर देती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे हिस्से की रकम तुम दोनों आधी आधी बांट लेना। मांझी भी तरह तरह से समझाती रही पर दीदी को मनाया नहीं जा सका। वे उसी उखड़े मूड में विदा हुईं। उनके जाते ही मांझी का सारा गुस्सा चाचा जी की ससुराल वालों पर जा पड़ा। बोली, पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक दिया था ससुरों ने। जिंदगी भर तो लाला ने उनकी चौखट पर पाँव नहीं दिया और मरते समय सब कुछ उन्हीं की भट्टी में झोंक दिया। ये दांत पीस कर बोले, लिख देने से क्या होता है, खेत में एक भी दाना उगा कर तो कोई देख ले। लेकिन सुनीता खुश थी। बोली, अच्छा ही हुआ, कम से कम मरते समय तो चाचा जी अपने अन्याय का परिमार्जन कर गए। जीवन भर पत्नी को अपने अधिकारों से वंचित रखा उन्होंने। पीहर में आश्रितों का सा जीवन बिताने को मजबूर किया। सारे पापों का प्रायश्चित इस मृत्यु पत्र ने कर दिया। सुनीता, उनकी ससुराल से कोई नहीं आया। कम से कम चाची को तो तेरही में आना ही चाहिए था। क्यों आती भला यहाँ? जिनके जीते जी यहाँ रह नहीं सकी, अब क्या उनका वरा खीर खाने यहाँ आती? वैसे वो तो ठीक है ना, सुना था पागल हैं। भाभी, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी आंखों के सामने रासलीला रचाएगा तो तुम भी पागल हो जाओगी। सुनीता, सच सुनीता, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर की लड़की नहीं हूँ। यही ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है भाभी। बचपन में सब मुझे चिढ़ाया करते थे कि तुझे नदी के किनारे से उठा कर लाए हैं। कभी कहते जामुन वाली से पसेरी भर आटा देकर खरीदा है। काश यही सच होता भाभी, तब इतनी आत्मग्लानि तो ना होती। अपने से ही आंखें मिलाते हुए शर्म तो नहीं आती। किसी एक व्यक्ति के अभाव में घर का सूना हो जाना कितना अटपटा लगता है। जिस पर चाचा जी तो अक्सर बाहर ही रहते थे। महीने में मुश्किल से 2-4 दिन वे घर पर ठहर पाते थे, कभी कभी तो वो भी नहीं। फिर भी उनके जाते ही लगा जैसे घर की छत उड़ गई है और हम लोग निपट चौड़े में आ गए हैं। घर में ये बदलाव तो फिर भी बहुत धीरे धीरे आया था। लोगों के चेहरे लेकिन बहुत जल्दी बदलने लगे थे। बरसों जो दुकानदार पैसे की बात नहीं करते थे, अब सामान के साथ बिल नत्थी करके भेजने लगे। जो लोग सामने आंख उठाकर बात नहीं करते थे, वे धड़ल्ले से आकर सोफे पर बैठने लगे। जो सरकारी अधिकारी सुबह शाम मांझी के दरबार में हाजिरी बजा लाते थे, उनसे मिलने के लिए अब समय मांगना पड़ता था। जिनके यहाँ से नित्य प्रति भेंट पूजा आती थी, अब उनके यहाँ डाली भेजने की नौबत आ गई। सरकारी गाड़ी का सुख तो मिनिस्ट्री के साथ ही समाप्त होना था, पर वैसे भी उस गाड़ी से घर का कोई सरोकार नहीं था। वो तो चाचा जी के साथ ही आती जाती थी। लेकिन उन दिनों जिले भर की गाड़ियों पर अपना हक था। किसी को अस्पताल जाना हो, सिनेमा देखना हो, स्टेशन पहुंचाना हो या किसी रम्य स्थान पर पिकनिक मनानी हो, बस फ़ोन करने भर की देर थी। मजाल थी जो कोई मना कर दे। सरकारी जीप उपलब्ध न हुई तो भाई लोग अपनी कार भेज देते थे। अब ले देकर वही एक मोटरसाइकिल रह गई थी। उसमें भी कभी अपने पैसे से पेट्रोल नहीं डलवाया था। पेट्रोल के पैसे देना, होटल का बिल चुकाना और सिनेमा के टिकट खरीदना, ये 3 बातें इनकी आचार संहिता में नहीं आती थीं। बदलती परिस्थितियों में अपना पुराना रौब-दाब बनाए रखना इनके लिए कठिन हो गया था। इसलिए ये यथासंभव घर पर ही बने रहते। चले भी जाते तो लौटने तक मांझी व्यग्र बनी रहती, इनके लड़ने भिड़ने के शौक से परिचित जो थीं। घर में एक नौकर था, जगदीश। गरीब ब्राह्मण का लड़का था। पिछले चुनाव के समय जब चाचा जी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो उसके पिता ने अपना ये 8वीं पास लड़का चाचा जी के चरणों में डाल दिया था। सोचा था जिंदगी बन जाएगी। चाचा जी भी उसे आगे पढ़ाने का आश्वासन देकर साथ ले आए थे। आते ही उन्होंने अपनी अमानत मांझी के सुपुर्द कर दी थी और अपनी व्यस्तताओं में उस बात को भूल गए थे। तब से ये लड़का घर का अभिन्न अंग बन गया था। 50-60 रुपए के वेतन पर दिन भर काम में जुटा रहता और बचा खुचा खाकर सो रहता। चाचा जी की मृत्यु के 2-1 महीने बाद वो एकाएक गायब हो गया।
उसके बाद एक दिन ये पास के कस्बे में किसी अधिकारी से मिलने गए थे। वहाँ देखा अस्थायी कर्मचारी के रूप में जगदीश जी बंगले पर ड्यूटी बजा रहे हैं। शायद उसने ढंग से नमस्ते भी नहीं की थी। घर आकर इन्होंने इतनी गालियाँ निकाली। ये तो होना ही था, सुनीता मुझसे बोली। ब्राह्मण का लड़का था, सरकारी नौकरी का लालच देकर उसे बरसों घर में बांध रखा था। क्या क्या काम नहीं कराया गया उससे। गाली के सिवाय कभी बात नहीं की। एक बार नौकरी छोड़कर भाग गया था तो चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे पकड़ मंगाया था। थाने पर खूब कुटम्मस करवाकर फिर खुद ही जमानत पर छुड़ा लाए थे। तब से असहाय गूंगे पशु की तरह ओसारे में पड़ा रहता था बेचारा। बेबस की हाय कभी खाली नहीं जाती। जगदीश के श्राप जरूर व्यापेंगे इन्हें। पता नहीं किसके श्राप लगे थे, पर उस सार्वभौम सत्ता को सचमुच ग्रहण लग गया था। सत्ता का, अधिकार का मद धीरे धीरे उतर रहा था और वो प्रक्रिया बहुत कष्टदायक थी। बदली हुई परिस्थिति की सबसे बड़ी मार मुझ पर पड़ी थी। शादी को साल भर हो चला था। इतने दिनों तो घर में मेरा अस्तित्व केवल शो केस में रखी गुड़िया जैसा ही था। घर के किसी काम में मेरा दखल नहीं था। रसोई की तरफ तो मैंने झांका भी नहीं था। वहाँ 24 घंटे छोटी दीदी छाई रहती थी। अपने लिए एक कप चाय भी बनाकर पीने की कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी। पर इन दिनों दीदी का मन वहाँ से उचटने लगा था। रसोई घर से उनके लगाव का मुख्य कारण जीजाजी थे। उन्हीं के लिए वे दिन रात वहाँ खटती रहती, नाना प्रकार के व्यंजन बनाया करती। परंतु आय का मूल स्रोत सूखते ही जीजाजी घर के सबसे फालतू जीव हो गए। दो एक बार साले बहनोई में अच्छी खासी झड़प भी हो गई। बहुत दिनों से मन में पल रही नफरत उभर कर एकदम सतह पर आ गई। दीदी के संवेदनशील मस्तिष्क ने उस संकेत को समझने में गलती नहीं की। एक शुभ दिन वे बिना किसी चीख पुकार के अपने पति और बच्चों को लेकर गांव लौट गईं। मुझे दुख तो ये हुआ कि मांझी ने झूठ मूठ में भी उन्हें रोकने या मनाने का प्रयास नहीं किया। बड़ी दीदी के सामने बिच बिच गई थी मांझी, पर छोटी दीदी के प्रस्थान के समय इतनी त्रस्त हो गई थी कि देखकर आश्चर्य होता था। सुनीता ने कभी बताया था कि दीदी का ब्याह एक एग्रीमेंट था, अनुबंध था। दीदी का गांव चाचा जी के चुनावी क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव था। जीजा जी का परिवार गांव का सबसे संपन्न परिवार था। पास पड़ोस के गांवों में भी उन लोगों की धाक थी, प्रतिष्ठा थी। उस क्षेत्र में जीतने के लिए इन लोगों का समर्थन बहुत आवश्यक था। चाचा जी के अनुरोध पर उन लोगों ने सहयोग और समर्थन देना तो स्वीकार कर लिया, पर बदले में अपनी मिर्गी के मरीज पुत्र के लिए दीदी को मांग लिया। कुशल रणनीतिज्ञ थे चाचा जी। दोस्ती पर संबंधों की मोहर लगाने के लिए उन्होंने भी ये रिश्ता मंजूर कर लिया। आने वाले हर चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। दीदी कुछ दिनों तक तो ससुराल में बनी रहीं, पर वहाँ उन्हें बड़ी उपेक्षा झेलनी पड़ी। पति अस्वस्थ तो थे ही, आलसी और अकर्मण्य भी थे। उनके प्रति सबका जो भी दृष्टिकोण रहा हो वो बाहर पता नहीं चलता था, पर अंतःपुर में बड़ी खुसुर फुसुर होती थी। संयुक्त परिवारों में हमेशा यही होता है। संबंधों में दरार हो तब भी ऊपर सतह वैसी ही चिकनी सपाट बनी रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर खाई बढ़ती रहती है। जिसे ये भुगतना पड़ता है वही इस दर्द को जानता है। उस घुटन को दीदी बहुत दिनों तक झेल नहीं सकी और पढ़ाई का बहाना बनाकर पति के साथ अपने घर लौट आईं। ससुराल से उनका रिश्ता केवल गम और खुशी में जाने भर का रहा। उतने से रिश्ते के बल पर वे यहाँ भी सिर ऊंचा किए रहीं। एक बार उपेक्षा का, अवमानना का कड़वा घूंट पीने के कारण वे संभल गई थीं, इसलिए माँ के घर भी चौकन्नी बनी रहीं। जीजा जी का उन्होंने कभी अपमान नहीं होने दिया। उनकी सेवा का सारा भार स्वयं उठाकर उन्होंने कभी किसी को तुनकने या बुनबुनाने का अवसर नहीं दिया। दीदी को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि सारे अनुबंध चाचा जी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गए हैं। एक बार जान लेने पर उन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और ससुराल लौट गईं। उनके जाते ही घर और भी सूना हो गया। लगा जैसे घर की सारी रौनक अन्नू और रिम्मी, मतलब अनुपम और रिमझिम के दम से ही थी। मुझसे तो दोनों बहुत ही हिले हुए थे। सुनीता के बाद घर में वही दोनों मेरे सबसे ज़्यादा अपने थे। दीदी का भी घर में एक सहारा सा था। जीजा जी की परिचर्या से जितना समय बचता वे सब पर स्नेह लुटाया करती थीं। उनके रहते कभी उनके महत्व को, ममत्व को नहीं जान पाई, पर उनके जाने के बाद लगा कि स्नेह का, आनंद का एक खजाना सा वे अपने साथ ले गई हैं। दीदी गईं और उनके प्रधान कार्य क्षेत्र पर अनचाही मेरा अधिकार हो गया। दीदी की तरह मेरा ये उत्तरदायित्व ऐच्छिक नहीं था, उतना निर्द्वंद भी नहीं। घर की बहू थी मैं। उनके किए को सब लोग सिर माथे लेते थे, सराहते थे। मेरा किया सिर्फ कर्तव्य की श्रेणी में आता था। दीदी सचमुच भाग्यवान थीं। उनके समय में घर में संपन्नता थी, प्रचुरता थी। अभाव तो खैर अब भी ऐसा खास नहीं था। घर में अनाज का भंडार था, सुबह शाम भैंसें लगती थीं, मौसम की शाक सब्जी बगीचे से आ जाती थी। फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए बाजार दौड़ना पड़ता है। उसकी व्यवस्था कैसे हो समझ में नहीं आता था।
बचपन से तो यही देखा था कि बाबूजी हर महीने एक निश्चित रकम माँ के हाथ में पकड़ा देते थे। भैया लोग कमाने लगे तो उन्होंने भी इसी नियम का पालन किया। पैसे देकर वे लोग चिंता मुक्त हो जाते थे। फिर माँ अपनी सूझबूझ और सुविधा के अनुसार घर चलाया करती थी। उसी के साथ साथ दान पुण्य, तीज त्योहार, लेन देन चलता रहता। बड़े खर्च सब बाबूजी के जिम्मे थे। ये बरसों से एक सुनिश्चित व्यवस्था थी। यहाँ व्यवस्था नाम की चीज ही नदारद थी। घर की मालकिन मांझी थी, पर वे अक्सर घर से बाहर रहती। वे जितनी देर घर में रहती गहन चिंता में डूबी रहती। उनसे कभी कुछ कहने की हिम्मत ही न पड़ी। सुनीता सामने होती तो उसे मध्यस्थ बनाकर मैं घर कर्ज के लिए कुछ मांग लेती। पैसे तो मिल जाते थे, पर क्यों, किस लिए, जैसे हजारों प्रश्नों की झड़ी लग जाती। पिछली बार के पैसे इतनी जल्दी कैसे उठ गए, इस पर बाकायदा ऑडिट ऑब्जेक्शन आता। पूछने का ढंग इतना बेबाक और धारदार होता कि मैं अपराध बोध से भर उठती। घर में एक अदद पतिदेव भी थे जो इन दिनों अक्सर घर पर ही रहते, पर कभी उनके आगे हाथ फैलाने का मन नहीं हुआ। एक गांठ सी मन में पड़ गई थी। बस एक देह धर्म की मजबूरी थी जिसे हम लोग निभा रहे थे, बल्कि मैं तो उसे सजा की तरह भुगत रही थी। मेरे पास कुछ थोड़े से रुपए थे, राखी के, मुंह दिखाई के। घर से चलते समय अक्सर बाबूजी भी कुछ ना कुछ पकड़ा ही देते थे। मेरी वो छोटी सी पूंजी बक्से में सुरक्षित रखी रहती थी, पर अब बदलते समय के साथ मेरे पर्स का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा था। कई बार ऐसी व्यवस्था आ जाती कि मुझे ही व्यवस्था करनी पड़ती। तब वो छोटी सी रकम भी मेरे लिए एक संबल बन जाती। उसी के बल पर कई बार मेरा स्वाभिमान सुरक्षित रह सका था। उस दिन भी मैं एकदम आश्वस्त होकर ही ऊपर गई थी। नीचे कहारन बैठी थी अपनी बिटिया और नाती के साथ। पहलौठी के बेटे को लेकर बिटिया अरसे बाद पीहर आई थी। मुझे देखने का चाव था, इसलिए माँ के साथ कोठी पर चली आई थी। दुबली पतली सांवली सी बड़ी प्यारी लड़की थी वो, इतनी मासूम कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उस गुलगोथने बच्चे की माँ है। भाभी भाभी कहकर लिपटी जा रही थी। एकदम सुनीता जैसी लगी मुझे। वे लोग चलने को हुई तो मुझे चिंता हुई। मेरा मन तो अपनी इस मुंहबोली ननद को एक साड़ी देने का हो रहा था। माँ के यहाँ यही सब देखा था। नौकरानी भी पहली बार बच्चे को लेकर आती तो माँ कपड़े से, नारियल से, गुड़ और चावल से उसकी गोद भरती, रुपए देती सो अलग। इस घर का क्या रिवाज है मुझे पता नहीं था। नया कुछ करने का साहस नहीं था। माँ जी और सुनीता दोनों ही घर पे नहीं थीं। मैंने सोचा लड़की तो अभी रहेगी, उसके लिए बाद में भी सोचा जा सकता है, पर बच्चा तो पहली बार आया है, उसे खाली हाथ कैसे भेज दूँ। उन्हें रुकने के लिए कहकर मैं ऊपर आई। जल्दी से ताला खोलकर पर्स निकाला। चेन खींचकर अंदर हाथ डाला तो धक से रह गई। अंदर एक मुड़ा तुड़ा 2 का नोट और कुछ सिक्के पड़े थे, बस। दोनों हाथों में कसकर पर्स पकड़े हुए मैं कितनी देर पत्थर सी खड़ी रह गई। कोई कारू का खजाना तो नहीं था मेरे पास। एक छोटी सी पूंजी थी जिसमें से खुले हाथों से खर्च कर रही थी। कहाँ तक साथ देती। बाहर के कमरे में कर्कश स्वर में रेडियो बज रहा था। ये आराम कुर्सी में धंसे उसका आनंद ले रहे थे। मुझे बहुत कोफ्त हुई। यहाँ मैं तिल तिल कर घर के लिए खट रही हूँ और ये आदमी मज़े से बैठा सिगरेट फूंक रहा है, संगीत सुन रहा है। तैश में आकर मैंने रेडियो बंद किया और कहा, 10 का एक नोट दीजिएगा ज़रा। ये शायद इस व्यवधान से खुश नहीं हुए, कसैले स्वर में बोले, क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी। कौशल्या काकी अपने नाती को लेकर आई हैं, उसे देना है। कहारिन के नाती को 10 रुपये दोगी तुम, बड़ी धन्ना सेठ हो। इसमें धन्ना सेठ होने की क्या बात है, ये तो व्यवहार है, सभी क्या होता है। होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। अपने बाप के घर से लेके आई थी जो यहाँ रुपए लुटा रही हो। मैं दंग रह गई। क्या किसी शरीफ घर में इस तरह की भाषा बोली जाती है। क्या हम झुग्गी झोपड़ी वालों से भी बदतर हो गए हैं। आवेश में आकर मैंने उसी लहजे में कहा, बाप के यहाँ से तो 30,000 रुपये लेकर आई थी, पर कभी 20 पैसे भी मुझे देखने को नहीं मिले। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नीचे चली आई मैं। 2 का नोट बच्चे के हाथ में पकड़ाते हुए मन भारी हो आया था। क्या होते हैं आजकल 2 रुपये, एक नारियल भी तो नहीं आता उतने में। 10-12 दिन तक ये मुझसे खिंचे खिंचे रहे। मैंने भी मनाने की कोई कोशिश नहीं की। इस व्यक्ति से अपना कोई संबंध है ये याद करना भी मेरे लिए कष्टदायक था। फिर एक दिन दोपहर में ये अनायासी मेरे पास आकर बैठ गए। बड़े सहज भाव से मेरे हाथ की किताब लेकर इन्होंने परे रख दी और बोले, कहिए, आजकल आपकी अपनी ननद रानी के साथ कैसी छन रही है। खूब छन रही है। क्यों, मैंने अचरज से पूछा। ये फ़ोटो दिखानी थी। मैंने फ़ोटो देखी, मन प्रसन्न हो गया। सुनीता के लिए ऐसे ही सुदर्शन वर की मैंने कामना की थी। अच्छा भी लगा। मेरी ना सही इन्हें बहन की चिंता तो है। चाचा जी के बाद ये उत्तरदायित्व अब हमें ही निभाना है। सुनीता भी देर तक उस मनमोहिनी छवि को निहारती रही।
अब देखती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? मैंने पूछा। अब कहने को क्या है? अरे वाह, एकदम गूंगे का गुड़ हो गया। पर मेरी इस चुटकी को अनसुना करते हुए उसने संजीदगी से कहा, इसका मतलब है भैया चुनाव लड़कर ही रहेंगे। क्या बकवास है, मैंने खींच कर कहा। हर बात में राजनीति, इससे परे क्या तुम लोग कुछ सोच नहीं सकते? ये बकवास नहीं है भाभी, हकीकत है। अगले महीने उपचुनाव हो रहे हैं, उसके लिए भैया बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। अब तक टिकट के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका है। चाचा जी की सीट प्रतिष्ठा वाली सीट थी, पार्टी उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। होगा, लेकिन चुनाव का तुमसे क्या संबंध है? मुझसे ना सही, इन श्रीमान जी से तो है। इन्हें टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है, इसीलिए मेरा चारा डाल कर इन्हें फुसलाया जा रहा है। सुनकर सन्न रह गई मैं। पूछा, जानती हो इन्हें? बहुत अच्छी तरह। भैया के पुराने प्रतिद्वंदी हैं, 4 साल तक कॉलेज में दोनों की खूब ठनी रही। तुम्हारे भैया 4 साल कॉलेज में पढ़ चुके हैं? पढ़ने लिखने का मैं नहीं जानती, 4 साल तक कॉलेज जरूर गए हैं। 2-2 साल आर्ट्स और साइंस दोनों ही गलियारों में घूम घाम कर चले आए। और ये महाशय एमएससी हैं, एलएलबी हैं। एमएससी में तो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, इस समय बार रूम और राजनीति के उभरते सितारे हैं। अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाएं तो भैया उनसे जीत नहीं सकते। लेकिन सुनीता, अभी तो तुमने बताया कि वे कॉलेज में तुम्हारे भैया के कट्टर प्रतिद्वंदी रह चुके हैं। अब तुम्हारे लिए उन्हीं की चौखट पर जाएंगे, उनके पैर पूजेंगे? ये बात तो गले नहीं उतरती। उतरेगी भी नहीं, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति आपके समझ से परे है। राजनीति का पहला पाठ है अपने विरोधियों को गले लगाओ। क्यों? इससे अहंकार का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। सन्यासी को सबसे पहले किस बात की दीक्षा दी जाती है जानती हैं? भिक्षावृत्ति की। इससे उदर पूर्ति तो खैर होती ही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अहम भाव जलकर खाक हो जाता है। राजनीति भी तो एक तरह से राज सन्यासी ही है, इसीलिए उसका घोष वाक्य है, अपने प्रतिद्वंदी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, उसे गले लगाओ। इससे भी काम ना बने तो पैर पकड़ लो। एक बार स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर फिर भले ही अंगूठा दिखा दो। बस कीजिए पंडित जी महाराज अपना प्रवचन, हमें नहीं सीखनी है आपकी राजनीति। हम तो बस इतना जानते हैं कि आपके भैया ने आपके लिए जो वर्ग चुना है वो लाखों में एक है। ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? हाँ, सो तो है, उसने सपाट स्वर में कहा। फिर आलती फालती मारकर प्रार्थना की मुद्रा में बैठ गई और गाने लगी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल कुन धाम, जय कर मनोरम जाय सन, तई तई सन काम, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अरे वाह रे वाह मेरी गौरा पार्वती, मैंने उसकी बलैया लेते हुए कहा। हमें हवा भी लगने न दी। वो फोटो अब एकदम अप्रासंगिक लग उठा था। बहुत डर रही थी मैं कि ये पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी, पर ये इतने व्यस्त थे कि कुछ कहने सुनने का समय ही ना मिला। फोटो भी मेरे ही पास रखा रह गया था, मैंने दोबारा उठाने की चेष्टा नहीं की। घर में उन दोनों गहमा गहमी थी। पंडितों की, ज्योतिषियों की बैठक लगी रहती थी, कुंडलियाँ परखी जा रही थीं, मुहूर्त निकाले जा रहे थे। माँ बेटे दोनों दिन भर हाथ बांधे सेवा में तत्पर खड़े रहते। मेरा भी सारा दिन रसोई में बीतता। किसी के लिए दूध गर्म हो रहा है तो किसी के लिए चाय बन रही है। कोई फलाहार करेगा तो किसी को नाश्ता चाहिए। अमुक के लिए अलोना खाना बनेगा, अमुक जी बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। ऊपर से आदेश आते रहते, उन्हें पूरा करते करते मैं हांफ जाती। मेरी समझ में तो ये सारी चुनाव की पूर्व तैयारी थी। फिर अचानक मुझे उन लोगों से बातचीत में फलदान, बरिच्छा, मिथुन, लग्न जैसे पारिभाषिक शब्द भी सुनाई देने लगे। मेरा माथा ठनका। उस दिन बाजार से बड़े बड़े थाल आए थे तो गोविंदी ने ही मुझे बताया कि 19 तारीख को बरिच्छा चढ़ रही है। उन दोनों इनके दर्शन दुर्लभ हो रहे थे, फिर भी किसी तरह उन्हें अकेले में घेर कर मैंने पूछ ही लिया, सुनीता की शादी तय हो गई है? हाँ। मुझे बताया भी नहीं? क्यों, तुमसे पूछकर ही तय करनी थी क्या? नहीं, लेकिन घर की बात मुझे नौकर चाकरों से पता चले ये भी तो ठीक नहीं है। मेरी खैर कोई बात नहीं है, पर सुनीता से तो पूछ लिया होता। हमें तो उतनी अकल नहीं आई, अब तुम पूछ लेना। उनके स्वर में व्यंग था। फिर भी मैं भागी भागी सुनीता के कमरे में गई। देवी जी मज़े से किसी पत्रिका से कोटेशन उतारने में मगन थी। उसे ये खप्त ही था कि जहाँ कोई अच्छा सा वाक्य या कविता की पंक्ति या शेर देखती झट कॉपी में उतार लेती। ऐसी ऐसी 4 कॉपियाँ भर ली थी उसने। उसकी तल्लीनता देखते ही बनती थी। मैंने सोचा, कितनी कुशाग्र बुद्धि वाली है ये लड़की, हर बात की तह तक पहुंचकर दम लेती है। फिर एकदम ख्याल आया, जो बात मैंने नौकरों चाकरों की बातचीत से जान ली उसकी भनक क्या उसके कानों तक न पहुंची होगी।
यह तो बेरोक टोक घर भर में घूमती रहती है, इससे कौन सी बात छिपी रह सकती है। तो लेने के लिए मैंने पुकारा। बधाई हो गौरा पार्वती जी। किस बात की? उसने लिखना जारी रखते हुए पूछा। आपकी शादी के बाजे बस बजने ही वाले हैं। ये तो पुरानी बात हुई, मैंने सोचा कुछ नई खबर होगी। मैं देखती रह गई, क्या है इस लड़की के मन में। उस दिन मैंने पूछा था, हमें बताओगी नहीं, कौन है तुम्हारे भोलेनाथ? तब बड़ी अदा से बोली थी, तुम्हें न बताएंगे सखी तो किसे बताएंगे, तुम ही तो हमें इस कारागार से मुक्ति दिलाओगी। और अब कितने निर्लिप्त भाव से कह रही है, ये तो पुरानी बात हुई। बैठो ना भाभी। ना बाबा, बैठने की फुर्सत यहाँ किसे है। मैं तो बस बधाई देने चली आई थी, अभी अभी खबर मिली तो मैंने सोचा लगे हाथ ये शुभ कार्य भी निपटा ही दूं। नाराज हो? कौन, मैं? अरे नहीं, नाराज वाराज क्यों होने लगी, बस थोड़ा सा दुख हो रहा है, सो भी तुम्हारे भोलेनाथ के लिए। और मेरे लिए? सिर्फ हंस दी मैं, कहा कुछ नहीं। भाभी, तुमने इतिहास पढ़ा है? हाँ, बीए में विषय था मेरा। तो तुमने ये भी जरूर पढ़ा होगा कि पुराने राजा लोग लड़ाइयाँ तो खुद लड़ते थे, पर जब संधि करने की नौबत आती तो अपनी कन्याओं को संधि पत्र का मसौदा बना देते थे। हम लोग भी तो किसी राजकन्या से कम नहीं हैं। जब उन लोगों जैसा ऐश्वर्य भोगा है तो अभिशाप भी भुगतना होगा। मैं चुप। जानती हो भाभी, अम्मा इस चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा रही हैं। तुम भी तो लगा रही हो। मेरे हिस्से का त्याग मुझे भी करना ही था। कुछ कर्ज होते हैं भाभी जो चुकाने ही पड़ते हैं। जैसे छोटी दीदी ने चुकाया था। हाँ, जैसे छोटी दीदी ने चुकाया था, जैसे बड़ी दीदी ने चुकाया था। मात्र 14 वर्ष की थी बड़ी दीदी और 28 साल के दूल्हे से ब्याह दी गई थीं, सिर्फ इसलिए कि उनके ससुर तब यहाँ कलेक्टर थे। कभी कोई ऊंच नीच हो जाए तो सरकारी अमले में अपना भी कोई आदमी हो, इसी उद्देश्य से ये रिश्ता हुआ था। छोटी दीदी ने तो अपने भाग्य के लेखे को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, बड़ी दीदी उसका प्रतिशोध सबसे लेती फिरती हैं। तुम्हारी लाइफ ऑफ एक्शन क्या होगी, ये मैं कैसे बता दूं, वक्त ही बताएगा। उसे वक्त के आगे यूं घुटने टेकते देखकर मन जाने कैसा हो आया। मैंने अपने आप को समझाया भी कि वंदना जी, इसमें इतना दुख या आश्चर्य करने जैसा क्या है, ये कोई अनहोनी तो हो नहीं रही। सभी हिंदुस्तानी लड़कियां इस तरह के समझौते करती हैं, तुमने भी तो किया है। इतने घिनौने मिथ्या आरोपों के बावजूद तुम तन मन धन से पति सेवा में जुटी हुई हो कि नहीं? परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। मेरी बात दूसरी थी, मुझमें और आम भारतीय लड़की में कोई अंतर न था, पर सुनीता को मैं एकदम अलग समझती थी। लगता था उसमें एक स्पार्क है, चिंगारी है। वह एक तरह से मेरे व्यक्तित्व की पूरक थी। जो साहस, जो दिलेरी मुझमें नहीं थी, वो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। जो बात मैं सोच कर रह जाती थी वो धड़ल्ले से कह डालती थी, जो बात मैं सोच भी नहीं सकती थी वो कर गुजरती थी। इसलिए वो मुझे बहुत अपनी सी लगती थी। जब उसके व्यक्तित्व को आलोकित करने वाला ये वलय हट गया तो वो दीदी लोगों की मालिका की एक कड़ी भर रह गई। उसे सुनीता जी कहकर पुकारने की इच्छा होने लगी। अपनी चिर परिचित सुनीता के बिना घर एकदम खाली खाली सा लग उठा। कितनी अकेली पड़ गई थी मैं। और एक दिन शुभ मुहूर्त में इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उसके दूसरे ही दिन धूमधाम से सुनीता की सगाई संपन्न हो गई। चाचा जी की मृत्यु के बाद घर में एक ठहराव सा आ गया था। वो एकदम चहल पहल से भर उठा। अपने अनोखे मृत्यु पत्र के कारण चाचा जी पिछले दिनों सबके कोप भाजन बने हुए थे। ये तो कभी कभी ऐसी वाही तबाही बक रहे थे कि सुनते ही संकोच होता था, पर अब उनकी एक बड़ी सी तस्वीर बड़े हॉल में लग गई थी। रोज उस पर ताजे फूलों का हार चढ़ाया जाता, सुबह शाम अगरबत्ती जलाई जाती। उस दिन कलेक्ट्रेट जाते समय इन्होंने पहले वहां मत्था टेका, माँ जी को बाद में प्रणाम किया। इनकी हर बात में अब पूजनीय चाचा जी का उल्लेख जरूर होता। उनका नाम लेते हुए ये श्रद्धा से ऐसे भर उठते कि बस। वैसे भी इनकी भाषा बहुत सौम्य हो गई थी। बात बात में गाली निकालने की आदत तो पुरानी थी, वो आसानी से छूटने वाली नहीं थी, किंतु इसके अतिरिक्त जो कुछ कहते वो शालीन होता था। इनकी बदली हुई भाषा शैली का रहस्य भी मैं जान गई थी। राजशेखर अब नित्य प्रति ही घर आने लगे थे। बहुत ही शिष्ट, सुसंस्कृत, हंसमुख युवक थे। बात करने का ढंग ऐसा कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। एक दो बार उन्हें मंच से भी सुनने का अवसर मिला। वाणी के धनी थे, सरस्वती जैसी उनकी जिह्वा पर नाचती थी। उनकी तुलना में इनका भाषण उबाऊ ही लगता, ये अधिक बोलते भी नहीं थे, पर कुल मिलाकर दोनों का प्रभाव अच्छा पड़ता। दो विरोधी खेमों को एक मंच पर देखकर जनता भी प्रभावित होती। सुनीता ने ठीक कहा था, ये आदमी निर्दलीय भी खड़ा होता तो इनके लिए टक्कर भारी पड़ जाती।
राजशेखर जब तक घर पर रहते उत्सुक आंखों से टोह लेते रहते। बेचारे को हर बार निराश होना पड़ता। सुनीता कभी सामने नहीं आती, शर्मीली दुल्हन की तरह कमरे में ही बैठी रहती। पुराना रिश्ता यदि कायम होता तो मैं इसी बात को लेकर खूब चुटकी लेती, उन लोगों के मिलने मिलाने की खुद व्यवस्था करती। पर अब उत्साह ही नहीं रह गया था, और फिर समय ही कहाँ रह गया था। चुनाव मैंने अब तक सुना भर था, इतने पास होकर पहली बार देखा। सुबह से घर पर मेला लगा रहता, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग डेरा डाले हुए थे। कहाँ तो मुझसे नौकरों तक से पर्दा करवाया जाता था, कहाँ अब हर गहरा गहरा भाभी भाभी कहकर रसोई में घुसा चला आता था। जिनकी शक्ल देखने से घृणा होती थी, उनके लिए भी थाली सजा कर देनी होती थी, हंस हंस कर खिलाना पड़ता था। श्रीमान जी की सख्त ताकीद थी कि कोई नाराज ना होने पाए। यही तो उनकी सेना के सिपाही थे। मोर्चे की दारो मदार इन्हीं लोगों पर थी। ये सुबह से अपनी फौज लेकर निकल जाते तो रात गए लौटते, देर हो जाती तो रात गांव में ही टिक जाते। तब मांझी चिंता के मारे रात भर जागती रह जाती। ये जब भी लौटते पसीने से लथपथ धूल सने होते, पर चेहरे पर एक संतोष होता, आत्मगौरव का भाव होता। मुझे भी उसका वो धूल दूसरे धका मांदा रूप भाने लगा था। सोचती हूँ शायद हर स्त्री को पति का ये श्रम सिंचित रूप ही सबसे ज़्यादा लुभाता है। उन क्षणों में वो केवल पत्नी नहीं रहती, माँ बन जाती है। मन में छिपी इस माँ की आंखों से जब मैं उन्हें देखती तो सोचती, हाय कितना खट रहे हैं, ये इतना परिश्रम कर सकते हैं, कभी सोचा भी न था। चाचा जी शायद इस बात को जानते थे, अक्सर कहते ये लड़का किसी काम का नहीं है, बस इससे चुनाव लड़वा लो। तब उनकी ये बात निराशा की, नाराजगी की परिचायक होती थी। बेचारे सब करके हार गए थे। उन्होंने इनके लिए बरसों पहले छोटी सी दाल मिल डाल दी थी, फिर सीमेंट का परमिट दिलवा कर देख लिया। पिछले साल तो गैस की एजेंसी भी खुलवा दी थी, पर इनका मन कहीं लगा नहीं। उन्हीं दुकानों पर चाचा जी के भक्तगण बैठकर माला माल हो गए। छोटी दीदी फिर लौट आई थी, पर इस बार पूरे आत्मसम्मान के साथ। सारी परंपराएं ताक पर रखकर माँ जी खुद उनके गांव गई थीं। बेटे को समधी जी के चरणों में डालकर बोली, लाला तो चले गए, अब आप ही घर के बड़े हैं, आप ही को सब देखना है। पर अब दीदी रसोई की तरफ झांकती भी नहीं थी। सारी व्यवस्था अपने आप जो हो रही थी। मिश्रानी मौसी थी, गोविंदी थी, फिर भी काम संभाले नहीं संभलता था। दिन भर चाय, दिन भर नाश्ता, दूसरे भी दौर चलते थे, पर उनसे मुझे कोई सरोकार न था। बहू का इन दिनों बड़ा सहारा था। वो 24 घंटे मेरे साथ बनी रहती। पहली बार मैंने अनुभव किया कि चाचा जी कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने बहू को एहसानों से इतना लाद दिया था कि बिना मोल की दासी होकर रह गई थी। चुनाव में गड़े मुर्दे उखाड़ने का खूब प्रयास किया गया। दरबारी की हत्या को फिर से उछाला गया। राम सजीवन कक्का की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए लोगों ने बहू की खूब घेराबंदी की, पर उसने किसी को हाथ नहीं रखने दिया। बूढ़ी थी, अनपढ़ थी, पर व्यवहार कुशल थी। जानती थी कि ये सब चुनावी हमदर्दी है, कल को ये लोग बात भी नहीं पूछेंगे। फिर वो अपनी लगी लगाई क्यों छोड़े। पति की मृत्यु को उसने कर्मों का फल कहकर स्वीकार कर लिया। मंत्रिमंडल के लिए ये जिला जैसे एकदम तीर्थ स्थल बन गया था। इतने लोग तो चाचा जी की मृत्यु पर भी नहीं आए थे, जितने श्रद्धांजलि देने अब पहुंचने लगे थे। बहाना तो सरकारी टूर का होता था, पर उसके मर्म को सब समझते थे। इसीलिए सरकारी अमला भी कुछ कुछ प्रभावित, कुछ कुछ आतंकित हो चला था। जो भी मंत्री जिले के सदर मुकाम पर आते, उनकी चाय या एक समय का खाना घर पर अवश्य होता। मंत्री महोदय अपने पूरे लवाजमे के साथ आते, घर भर से उनका परिचय करवाया जाता और वे हमें कृतार्थ करते हुए से खा पी कर चले जाते। सबसे खुशी की बात तो ये हुई कि मुख्यमंत्री स्वयं आशीर्वाद देने के लिए पधारे। वे मुश्किल से 10 मिनट रुके होंगे, पर व्यवस्था ऐसी थी मानो सुनीता की बारात ही आ रही हो। पूरा लॉन शामियाने से ढक गया था। उस दिन रात को सभी लोग थककर चूर हो गए थे। मैं माँ जी के सिर में तेल डाल रही थी कि आंधी की तरह कमरे में घुस आए। अम्मा कुछ पैसे दो तो। अरे अभी सुबह तो दिए थे। कितने दिए थे? सिर्फ 3,000। उससे होता क्या है? 1,000 रुपये का तो पेट्रोल फूक गया, फिर इतने लोगों का खाना पीना, शामियाने को तो अभी बाकी ही हैं। हिसाब बाद में लेना, अभी मेरे पास समय नहीं है। प्रेस से एस्टर्स उठाने हैं। गाड़ी तैयार खड़ी है, रात को ही रवाना कर दूंगा। माँ जी उठी, कमरे से चाबी निकालकर अलमारी खोली और नोटों की एक गड्डी इनके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, पूरे 2,000 हैं, गिन लेना और हिसाब हमें मत गिनाना। अब अपनी बहुरिया को दिखाया करो, इन्हें पता तो चले कि 20,000 इस घर में कै दिन चलते हैं। शर्म से, अपमान से लाल हो गई मैं। माँ जी की बात का मैंने बुरा नहीं माना। हिंदुस्तानी सास के लिहाज से ये उलाहना बहुत ही सौम्य था, पर मेरी कही हर बात ये माँ जी तक पहुँचा देंगे ये नहीं सोचा था।
क्या पति पत्नी के बीच कुछ भी अंतरंग नहीं रहेगा इस घर में? हे ईश्वर, कितना बांधती हूँ मैं मन को, कितने जतन से श्री चरणों में लगाने का यत्न करती हूँ, पर एक क्षण में सब मिट्टी हो जाता है। कई दिनों से सुबह शाम ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर इनके विजय की कामना करती थी मैं, पर लगता है प्रार्थना के वे मंत्र अब कभी मन से फूटेंगे ही नहीं। उनकी जीत मेरी प्रार्थना की मोहताज नहीं थी। पता नहीं कितने ही लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ थीं। माँ जी ने उनके लिए जाने कितने देवता पूज रखे थे, बहनों ने मनौतियाँ मानी थी। बाबूजी बतला रहे थे कि माँ ने भी संकट मोचन पर 1.25 मन लड्डुओं का प्रसाद बोला हुआ था। बाबूजी चुनाव के 2-4 दिन पहले से आ गए थे। साथ में कार्यकर्ताओं के रूप में रिश्ते के भाई भतीजों को भी साथ ले आए थे। मतगणना वाले दिन घर में अजीब सन्नाटा था। सारे पुरुष कलेक्ट्रेट में डेरा डाले हुए थे। माँ जी सुबह से बिना खाए पिए ठाकुर जी के कमरे में बंद हो गई थीं। बहनें फ़ोन से कान लगाए बैठी थीं। नौकर चाकर अटकलबाजी में व्यस्त थे। फुसफुसाहट वातावरण को और बोझिल बना रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। परिणाम को लेकर मेरे मन में कोई विशेष उत्सुकता नहीं थी कि तनाव, आशंका और दुश्चिंताओं से भरा यह माहौल अब समाप्त हो जाएगा। चुनाव क्या था? एक लंबा चौड़ा नाटक था। सुखांत होगा या दुखांत, बस यही जानना शेष था। उस दिन वोट डालने गई थी। पूरे हाथ भर का बैलेट पेपर था। 14 उम्मीदवार थे। नाई, धोबी, काछी, कहार, सबका प्रतिनिधित्व। रिश्ते के एक देवर बता रहे थे कि इनमें से कईयों के पास तो जमानत तक के पैसे नहीं थे। यहीं से व्यवस्था हुई है। बैठने का क्रम तो अंतिम दिन तक चलता रहा। हर एक की अपनी कीमत थी। ये सारी बातें मन को कहीं गहरे कुरेदती थीं। इसीलिए मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में थी जब ये सारी आपाधापी समाप्त हो जाएगी, हम सामान्य जीवन जी सकेंगे। अपने कमरे में निर्देश्य बैठी थी मैं कि स्कूटर की आवाज़ आई। खिड़की से झांक कर देखा, राजशेखर थे। मैं उठी और एक सांस से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई, और तब मुझे भान हुआ कि उदासीनता का मेरा यह खोल कितना नकली है। बधाई हो भाभी जी, मिठाई खिलाइए। उन्होंने आते ही आवाज़ बुलंद की। क्या रिजल्ट निकल आया? बस निकला ही समझिए। 60% वोटों की गिनती समाप्त हो चुकी है। ट्रेंड तो उसी से पता चल जाता है। दुश्मन तो कब से मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। 4 बजे तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मैं तो भागा भागा इसलिए आया हूँ कि यह खुशखबरी सबसे पहले सुनाने का सम्मान मुझे मिले। सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ मैं। तब तक सारा घर वहाँ इकट्ठा हो गया था। माँ जी भी पूजा से उठाई थी। मेरी बात का सिरा पकड़कर बोली, बहू ने ठीक ही कहा है। मुन्ना जीता है तो तुम्हारे दम से, उसके अकेले का बस का नहीं था। अम्मा, हम तो इस अखाड़े के पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। कॉलेज के ज़माने में आमने सामने खड़े होते थे, इस बार साथ साथ खड़े हैं। बस जिंदगी भर ऐसे ही साथ निभाना बेटे, माँ जी ने अश्रु विगलित कंठ से कहा। फिर अपनी हीरे जड़ी अंगूठी उतार कर भाभी जमाता की हथेली पर रखते हुए बोली, ये मेरा नेक है बेटा, मना मत करना। इसे कहते हैं हौसला अफजाई। आपकी बहू रानी ने तो एक धन्यवाद देकर टरका दिया था। अब आपके रहते मैं इनाम देते अच्छी लगूंगी? मैंने नम्र स्वर में निवेदन किया तो एकदम पलटी और आंखें तरेर कर बोली, कम से कम उनका मुंह तो मीठा करा सकती थी। मैं सकपका कर भीतर भागी। सुबह ठाकुर जी के भोग के लिए ढेर सी मिठाई आई थी। उसी को प्लेट में सजा रही थी कि छोटी दीदी दौड़ी आई। बोली, वरना ये सब तो मैं कर लूँगी, तुम जल्दी से जाकर श्रृंगार कर लो, भैया बस आने को ही हैं। श्रृंगार किस लिए करूँगी? आरती उतारनी है? तो क्या आरती नहीं उतारोगी? पहला चुनाव जीत कर आ रहा है मेरा वीर, उसका स्वागत नहीं करोगी? उसके बाद जुलूस में भी तो जाना है। जुलूस में? हाँ, विजय जुलूस में। सुनीता पीछे पीछे आ पहुंची थी। मुंह बनाकर बोली, अम्मा भी कभी कभी कमाल कर देती हैं। बताओ, ये कोई रामलीला की सवारी है कि जुगल जोड़ी बिराज रही है? रथ चल रहा है और हम तुम क्या करेंगे दीदी? चंवर डुलाएंगे? ये हमसे क्यों कह रही हो? अम्मा से जाकर कहो ना, उनके सामने तो मुंह नहीं खुलता। दीदी बोली, मुंह तो खूब खुलता है, पर अम्मा आज इतनी खुश हैं कि उनका मूड खराब करने की इच्छा नहीं हुई। चलिए भाभी जी, हाईकमान का हुक्म है, आपको तैयार किया जाए। यानी कि एकदम शोभा यात्रा ही निकलेगी हमारी? बिल्कुल, इसमें कोई शक है? सुनीता, कमरे में आते ही मैंने कहा, इस घर के रीति रिवाज समझना सच में बहुत कठिन है। कहाँ तो तुम लोग इतने दकियानुसी हो कि शादी में जयमाला तक नहीं होने दी। इतने अरमान से सहेलियों ने श्रृंगार किया था, 2-2 फोटोग्राफर्स बुलवाए गए थे, और अब शहर में जुलूस निकाला जा रहा है। तुम समझती नहीं हो भाभी, तब तुम किसी की बहू थी, आज एक युवा नेता की, विधायक की पत्नी हो, कल को शायद मंत्री की पत्नी बनोगी। तुम्हें तो अब जनता के बीच ही रहना होगा। मंत्री की पत्नी? सुनीता, सपने देखना हो तो कोई तुम लोगों से सीखे।
हम लोग सिर्फ सपने देखते ही नहीं हैं भाभी, उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखते हैं। अम्मा की गोद देखो कितनी सही बैठी है, उसने मेरे बाल सुलझाते हुए कहा। अम्मा खूब समझती थी कि चाचा जी की मृत्यु का घाव अब तक हरा है, तभी तक उसे भुनाना होगा। जनता की संवेदनाएं भूतरी पड़ने से पहले ही आवाज़ उठानी होगी। उनका अनुमान कितना सही निकला। हाँ, ये भी एक गणित ही है, नौसिखियों के बस की बात नहीं है, मैंने कहा। मेरे स्वर की निर्लिप्तता से वो कुछ चौंकी। अपना कंघी वाला हाथ रोककर उसने पूछा, भैया के जीतने से तुम खुश नहीं हो भाभी? खुश क्यों नहीं हूँ? हाँ, तुम लोगों की तरह रोमांचित, पुलकित, उच्छ्वसित वगैरह नहीं हूँ। ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव की बात नहीं है भाभी, दरअसल तुम्हें एहसास ही नहीं है कि भैया की जीत इस घर के लिए क्या है। तुमने कभी सालों तक अनिर्बंध सत्ता का सुख नहीं भोगा। तुम नहीं जानती कि इसका नशा क्या होता है, इसकी कैसी आदत पड़ जाती है। और जब ये सत्ता एकाएक छिन जाती है, उस सार्वभौम साम्राज्य का एकाएक अवसान हो जाता है, तो मनुष्य परकटे पक्षी सा निरीह, असहाय और पंगु हो जाता है। जिसने इस यंत्रणा को झेला है वही जानता है। उसके स्वर का गीलापन मुझे छू गया। पलट कर देखा, उसकी आंखों में अविरल धार बह रही थी। सुनीता, अब क्यों रो रही हो पगली? आज तो हंसने का दिन है, मैंने उसकी ठोड़ी छूकर कहा। तो वो एकदम मुझसे लिपट गई और भरभरा कर रो पड़ी। मैं मूक विस्मित उसके सर पर, गालों पर हाथ फेरती रही। जी भर रो लेने के बाद जब वो कुछ प्रकृतस्थ हुई तो शांत स्वर में बोली, तुम्हें तैयार करने का तो बहाना था भाभी। दरअसल तुमसे मिले बिना जाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए चली आई। लेकिन जा कहाँ रही हो? वहीं जहाँ सब लड़कियां जाती हैं, अपनी ससुराल। ऐसे क्यों देख रही हो? अपने घर नहीं जाऊंगी क्या? हमेशा यहीं पड़ी रहूंगी? शब्द जैसे मेरे मुंह में जम गए थे। 2 बार तो इस घर के लिए दांव पर लग चुकी हूँ, अब थोड़ा सा मुझे अपने लिए भी जीने दो। बेचारे भोलानाथ कब तक सब्र करेंगे? मैं चुप। क्यों, बहुत आश्चर्य हो रहा है? नहीं सुनीता, बहुत दुख हो रहा है। तुमने मेरा इतना भी विश्वास नहीं किया। विश्वास ना होता तो आज भी ना कहती। इतने दिनों तक इसलिए भुलावे में रखा कि कोई पूछ भी ले तो तुम कुछ बता ना सको। झूठ बोलना सबके बस की बात नहीं है भाभी। तुम बोलने की कह रही हो, मैं तो झूठ जी रही हूँ सुनीता, और कितनी खूबसूरती से जी रही हूँ, तुम देख ही रही हो। यही तो तुम्हारे संस्कार हैं भाभी, इन्हीं के लिए तो चाचा जी तुम्हें इस घर में लाए थे। भैया को सन्मार्ग पर लाने की ये उनकी अंतिम कोशिश थी। युवा नेता के जय जयकार से आकाश को गुंजाता हुआ जुलूस मंथर गति से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे वर्दीधारी बैंड था, उसके पीछे जय घोष करते हुए इनके सिपाही थे, उनके पीछे भांगड़ा नाचता हुआ कॉलेज के छात्र छात्राओं का दल था। जुलूस के ठीक मध्य में दुल्हन की तरह सजी हुई जीप थी, जिस पर हमारी राम सीता की जोड़ी विराजमान थी। पीछे एक खुली कार में मांझी छोटी दीदी के साथ बैठी हुई थी। ये विजय जुलूस दरअसल मांझी का ही था। विजय उनकी हुई थी, हमारा तो सिर्फ जुलूस निकल रहा था। पिछले 6 महीनों में जिन लोगों ने मांझी की अवज्ञा की थी, आज का जय घोष सुनकर उनके दिल दहल गए होंगे। मांझी की कार के पीछे भीड़ का एक रेला था। बेशुमार लोग थे, आगे पीछे, अगल बगल, नीचे दुकानों में, ऊपर छज्जे पर लोग ही लोग थे। पर इस विशाल जनसमुद्र से बेखबर मेरी आंखें सुर्ख लाल साड़ी में लिपटी उस मनमोहिनी आकृति पर ही टिकी थी। अर्जुन की तरह मैं केवल उस हंसमुख चेहरे को ही देख रही थी। भीड़ को मछली की तरह चीरती हुई कभी वह नाचने वालों के गोल में पहुंचकर थोड़ा सा थिरक लेती, कभी उन पर पैसे वार कर बैंड मास्टर को पकड़ा देती, कभी हिरनी किसी चपलता से जीप पर चढ़ाती और मुट्ठी भर गुलाल या अंजलि भर फूल हम पर बरसा देती। खुशी से दमकता उसका चेहरा देखकर प्यार भी आ रहा था, ईर्ष्या भी हो रही थी। उसकी खुशी का राज मुझ तक ही सीमित था, फिर भी मन आशंका में डूबने उतराने लगता। जीत का ये जश्न रात भर चलेगा, सुनीता ने कहा था, इसीलिए तो मैंने ये मुहूर्त चुना है। इन लोगों की खुमारी टूटेगी तब तक मैं बहुत दूर पहुंच जाऊंगी। राजशेखर जी की ही चिंता है, प्रतिशोध की आग कहीं। लेकिन मुझे राजशेखर की जरा भी चिंता नहीं है। पिछले दिनों में उन्हें जितना जाना है उससे कह सकती हूँ कि वे सुनीता की मजबूरियों को समझेंगे, कम से कम बहन के अपराध का दंड भाई को न देंगे। पर मेरी बगल में बैठा हुआ ये आदमी, क्रोध के क्षणों में क्या आदमी रह पाता है? क्या इसके पास हृदय नाम की कोई चीज है? क्या ये सुनीता को क्षमा कर सकेगा? आशंका से मेरा मन सिहर उठा। सुनीता ने मुझे आश्वस्त किया है, भाभी, भैया मेरा अनिष्ट कभी नहीं करेंगे। इतने समझदार तो वे हैं, जानते हैं कि मेरा मुंह अगर खुल गया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। फिर भी क्या इस बात पर निश्चिंत हुआ जा सकता है?
एक मुट्ठी पर गुलाल फिर से हमलों पर उछालकर वो भीड़ में खो गई थी। इस बार उसकी आंखों में एक निराली चमक थी। कहीं ये विदा का संकेत तो नहीं? बैंड पर इस समय पल्लू लटके बज रहा था। लड़के लड़कियां भांगड़ा छोड़कर घूमर नाचने लगे थे। मैंने बड़े यत्न से अपनी आंखों को नृत्य पर टिकाए रखा था, लेकिन मन उचक उचक कर पीछे भीड़ में किसी को खोज रहा था। शुभास्तु ते पंथाना सुनीता, जहाँ रहो सुखी रहो। वहीं से मुझे असीसती रहना कि मेरी ये शोभा यात्रा शुभ यात्रा बने। आमीन। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का लिखा हुआ लघु उपन्यास शोभा यात्रा। ये उनका एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध उपन्यास है। आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रचना के साथ। तब तक आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।